स्मॉल इंट्रो, एंड बाकी मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या क्या काम हम लोग करेंगे, धीरे धीरे क्लासेस के अंदर में आपको मालूम हो जाएगा, राइट। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ले। आपका नाम क्या है बताइए? तो मुझे और ओके, आपका दीदी? जीनिया रॉय, ओके। आपका सलोनी, ओके। और दीदी आपका? जोशी जी, ठीक है। और दास, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सब लोग क्लास 12 पास हो क्या हो गया? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप, अरे आ जाएगा ना, उसमें क्या है, मैं पहले सुनो 90 प्लस तो आएगा ही आप लोग का, आ जाएगा 90%। कौन सा बोर्ड था आप लोग का? आईएससी? आपका सीबीएसई? और दीदी आप लोग का? आईएससी? सबका आईएससी सीबीएसई? ओके, कॉलेज में हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग एकदम एट पार हो। बहुत बढ़िया। आप लोग का एज मतलब कि नहीं एक्सपेक्ट 18 तो हो ही चुका होगा। आप सब लोग मतलब मेजर हो। हैव यू हर्ड अबाउट द मेजर एंड माइनर? मेजर माइनर वर्ड सुना है? हाँ, चलो। हम लोग जब लॉ अपना पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये सारे वर्ड सुनने को मिलेगा, मेजर एंड माइनर। जस्ट 1 सेकेंड। लाइव वाले बच्चे जितने लाइव में क्लास कर रहे हैं, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ एंड लेट मी नो फर्स्ट, क्या आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? बताओ ना। आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, ओके? जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एंड आप सब लोग भी अपना नाम चैट बॉक्स में बताना मुझे, ओके एवरीवन? चलिए, तो सुनो ना, मैं जो आपके साथ मिला हूँ, बोलो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं? लॉ। अच्छा, मेरा सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? बिजनेस लॉ, राइट? ओके। अच्छा, आपको पता है ना सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर्स हैं? हाँ, सब्जेक्ट मतलब पेपर हो ही होगा, ठीक है ना? चलिए। अच्छा, आपको पता है कि आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है एग्जाम का? नहीं पता? चलो पहले उन सब चीजों को लेकर बात कर लेते हैं, राइट? कि आखिर हमारा एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, आपको पास होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपको कैसे पढ़ना चाहिए, राइट? तो पहला हाफ एन आवर मुझे दे दो, हम लोग जस्ट एक बार आपस में थोड़ा समझते हैं कि सिलेबस क्या है एंड क्या क्या चीजों को लेकर हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले, और हाँ, मैं पहले बता दूं, जब आप लोग मेरे साथ क्लास कर रहे हो ना, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट इतना है ना, कि आप लोग के हाथ में मेरा बुक मिला नहीं है ना? आप लोग को बुक्स मिल जाएगा, ठीक है ना? मेरा बुक जो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना? मैंने पहला पेज, उसका कवर कुछ और है, बट ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? मैंने बहुत बढ़िया बुक्स रेडी किया है। इस बुक्स के अंदर में मतलब देखो क्या ना, कि मेरा ये मानना है कि अगर आपका स्टडी मटेरियल जितना अच्छा रहेगा ना, उतना इफेक्टिव आपका पढ़ाई होगा। मेरी बात समझ रहे हो? और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दैट इज लॉ, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? वे पहला दिन क्यों डरा रहे हो, फेल होते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, डरा रहा हूँ क्या, ये फैक्ट है। अगर आप दोस्तों से पूछोगे ना कि तेरा कौन सा पेपर ऐसा है जो तुम मतलब हिला हुआ है, बोलेगा लॉ। अब पता है क्या बोलेगा? भाई आंसर लिख ही नहीं पाते हैं। ये सबका रोना होगा कि लॉ में आंसर देख समझ में आ गया कि वो कंसेप्ट या प्रोविजन क्या बोलता है, बट कॉपी पे उतारे कैसे, लिखे कैसे, ये तो हमको आता ही नहीं है। वहीं पे फंस जाते हैं। और आपको सिर्फ समझना तो नहीं है ना, आपको तो लिख के दिखाना पड़ेगा कॉपी में कि हाँ जी, जो एग्जामिनर है जो चेक करेगा, भाई साहब हाँ आपको आता है। वो थोड़ी ना पूछेगा दीदी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पता है क्या, ये सब पूछेगा क्या? नहीं ना। वो तो आपके कॉपी को देखकर जज करेगा कि वेदर यू नो और नहीं जानते हो, बोलो हाँ कि ना। तो उन सब चीजों को भी लेकर हम लोग प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं। चलिए, पहले तो हेडिंग डालो अपना सिलेबस, अपना कॉपी में हेडिंग डालो सिलेबस बोल के। सुनो, जितना चीज मैं लिखूं आंख बंद करके लिखते जाना है, मतलब आंख खोल के, ठीक है ना? बोले बंद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आंख खोल के लिखते हुए जाना है, ठीक है ना? सिलेबस देखिए, अगर मैं बताऊं तो हमारा जो सबसे पहला पेपर है, आप लोग सुने होंगे इसका नाम, अकाउंटिंग। सुना है ना अकाउंटिंग, राइट? जो कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, ठीक है ना? ये भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। तीसरा जो आपका आता है, मैं बोलूं क्या, क्यू ए, कौन सा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी में बोले तो मैथ्स,
ठीक है ना, तो हिंदी ने इंग्लिश हुआ। अच्छा गणित, ठीक है। अगला ये भी कितना का है, 100 मार्क का। चौथा जो आपका था पेपर, दैट इज आपका इकोनॉमिक्स। हाँ, इसका पूरा नाम बोलो क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। भैया ये हर बार पूरा नाम क्यों पूछ रहे हो और बता रहे हो, क्योंकि उसके नाम में छुपा है कि वो सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ाएगा या उस सब्जेक्ट में क्या क्या उसका मोटिव रहता है, क्या ना क्या। देखो क्या है ना, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज सब्जेक्ट पर अगर उसका मेन कोर समझ गए ना, तो पूरा सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन जाएगा कि आखिर वो किस बारे में बात करता है। मेरा बात समझ रहे हो क्या, तो उसको लेके ध्यान रखना पड़ेगा। डन। पहला बात आपको ये बता दूं कि अगर आपको पास होना है तो भाई साहब पासिंग मार्क्स जो आपको चाहिए इन एवरी सब्जेक्ट दैट शुड बी कितना, 40%। कितना भैया, 40%। मतलब 40 मार्क, 40 मार्क, 40 मार्क एंड 40, तो सोचो ना कितना आ गया, 160। मतलब कि आउट ऑफ 400 160 लाना पड़ेगा। कौन सा आंसर, सब्जेक्ट वाइज। कौन सा भैया, सब्जेक्ट वाइज। एक कंडीशन और भी है, क्या कि अग्रीगेट में, आपका अग्रीगेट में जो मार्क्स रहेगा दैट शुड बी कितना, आंसर है 50%। मतलब सोचो अगर आपका एग्जाम 400 का है तो 50% कितना होता है, 200, राइट। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको पास होना है ना, तो हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स तो चाहिए एंड अग्रीगेट में आपका 200 चाहिए, तब आप पास हो सकते हो। अब बताओ 400 में 200 लाना क्या आसान है कि नहीं है, लग रहा है ना, आसान है भैया। क्या है, एक बार में देखिएगा पास होंगे। देखो कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत डुबाता है। एक बात बोलूं, ये कॉन्फिडेंस एक टाइम पे मेरे पास भी था, और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि पहला पहला ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस मैं एग्जाम फेल हुआ हूँ। भैया आप, जी हाँ, मेरे टाइम पे सीए सीपीटी था। क्या था, सीए सीपीटी था, राइट। भैया आप फेल हो गए, टीचर बन के पढ़ा रहे हो, भाई साहब बोल तो रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम नए नए, पता है नए नए क्लास 12 पास होके आ रहे हैं या पढ़ के आ रहे हैं, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, राइट। बहुतों का तो भाई 11 12 मैथ्स भी होगा, अरे होगा ना। तो क्या कुछ डर है, एक सब्जेक्ट नया, कौन सा, लॉ। लॉ शायद बहुतों का लॉ भी बेसिक में रहता है, बट अगर लॉ नहीं है तो क्या नया है, बाकी सबको आता है, हाँ कि ना। एंड उस टाइम पता है आई वाज, मेरा ओ लेवल था ना, कि मैं मतलब क्लास 12 पास होकर जब आया था, तो मैं उस टाइम पे सीए आईपीसीसी था ना, उसका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लेता था। तो प्लस जब इंटर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ बिना सीपीटी दिए, तो सीपीटी क्या है, जॉल है। अरे बोलो हाँ कि ना, दैट वाज माय लेवल इन अकाउंट्स, बट आई फॉरगॉट कि मेरा मैथ्स हिला हुआ है। एंड अग्रीगेट में उस टाइम पे एग्जाम था आपका 200 मार्क का, दैट इज 60 मार्क्स फॉर द लॉ, सॉरी फॉर अकाउंट्स, 40 फॉर द लॉ एंड 50 इक्वल एंड 50 मैथ्स, राइट। एंड वहां पे कितना था परसेंट भैया, 30%। कितना था, 30% उस टाइम पे लाना था आपको एवरी सब्जेक्ट में। तो मेरा अग्रीगेट में 140 था। कितना था, 140। बट मैथ्स में मेरा 14 मार्क था। समझ रहे हो, कितना चाहिए था मुझे, 15। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि भाई साहब ये सीए है, और जो तुम्हारी औकात दिखा दे ना कि भाई साहब तुम अपने आप को तुर्रम खान समझते हो, तो ये तो आपके लिए उतना आसान तो नहीं होने वाला। एंड दैट डे उसके बाद जो मैंने एग्जाम बाकी के दिए, दैट इज सीएमए इंटर मैंने दिया, क्योंकि सीपीटी अगर पास हो जाते हो ना, तो उस टाइम पे था कि आपको सीएमए फॉर्म से नहीं देना है, सीएमए इंटर दे सकते हो। तो सीएमए इंटर में रैंक रहा AIR 37, राइट। तो एक गलती किया, वहां से सीखा, उसके बाद समझा कि भाई साहब कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बट किसी भी सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा भी डाउनवर्ड नहीं कर सकते हो, सबको बराबर इज्जत देना पड़ेगा। हाँ, अब आपके लिए बेसिक पॉइंट भी क्या है, अब सुनो। आप लोग ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा अकाउंट्स में हाईएस्ट स्कोर लाने की कोशिश करोगे। भैया मतलब जिसका अकाउंट्स खराब होगा, आपका कोई तो सब्जेक्ट होगा जो आपका थोड़ा सा फेवरेट होगा, या आने वाले टाइम पे फेवरेट हो जाएगा, तो उस पे करना टारगेट, भाई साहब मुझे उसमें 80 प्लस चाहिए। आपका अकाउंट्स आप लोग पढ़ के आए हो ना, तो कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपका यहाँ पे मान लो 80 आता है, इज इट पॉसिबल, आंसर यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अच्छी बात ये है कि जो आपका अकाउंट्स पेपर बोलो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, बोलो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। लॉ बोलो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन जो लास्ट के दो सब्जेक्ट है, कौन सा, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, बोलो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, हाँ कि ना। मतलब इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे बोलो क्या रहेंगे, एमसीक्यू में, राइट। मतलब कि ए बी सी डी, राइट। बोलते हैं जय माता दी ए,
जय माता दी बी करना है क्या? कभी नहीं, निगेटिव मार्किंग है। अरे बोलो हाँ के ना, समझ पा रहे हो क्या? तो पहला चीज की ये गलत भी नहीं करना है, अगर गलत करते हैं तो उल्टा मार्क्स कटेगा, तो रिस्क उसका भी है ना। तो जो मुझे आता है मैं उतना ही रिस्क ले सकता हूँ, समझ पा रहे हो? तो अगर मुझे पूरा 200 क्राइटेरिया को फुलफिल करना है या उसको पार करना है, तो भाई साहब कोई एक या कोई दो को टारगेट कर सकते हो। एंड दो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको मार्क्स भर भर के देता है। ये कौन कौन सा? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। क्या बोला? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यहाँ तक के जो बच्चे आए हैं उन लोगों का जो मार्क्स है ना, 70, 80, इवन 90 भी टच है। सोचो, अगर आपका इकोनॉमिक्स में चलो 80 आ गया और आपका यहाँ पे 80 आ गया, तो कितना हो गया? 160। 200 में कितना और चाहिए? 40 ना। अगर मान लो 40 आप यहाँ, 40 यहाँ, क्या आपका 240 मार्क्स हो गया? क्या क्लियर है एग्जाम? हाँ जी क्लियर है। अब पता है बच्चे लोग कांड कहाँ पे करते हैं? भैया हमको ना दोस्त चाहिए ना 50 50 50। क्या बोलता? हाँ फेल हो एकदम। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या होता है, 1 मार्क कम था भाई साहब, 14। कितना चाहिए आपको? 15। हाँ कि ना? पता है मुझे वो दिन अभी भी याद है, व्हेन आई चेक्ड माय रिजल्ट, जस्ट देखा कि यार नीचे लास्ट टोटल मार्क यार 140। आई वाज वेरी हैप्पी। बट एक दोस्त बोला भाई कोने में देख, कोने में, है ना, AIL 4 डिजिट था। हाँ कि ना? तो दैट वाज लाइक, यू कांट इवन थिंक वो क्या फीलिंग आती है। क्या पता, मैं कभी नहीं चाहूंगा ये फील आप लोग लो। आप लोग ये फील लो, यस हो गया, ये वाला फीलिंग आई डोंट वांट। जाने क्या? एंड ट्रस्ट मी, आज मैं आपके साथ में कुछ आपका जो आने वाला 4 मंथ्स 5 मंथ्स रहने वाला है, आपको कैसे प्रोसीड करना है मैं सब बात करने वाला हूँ। लाइन से एक करके बात करेंगे। एंड प्लीज फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग फॉलो दैट थिंग्स। आपका एक बार में आएगा मार्क्स और अच्छा आएगा। पहली बात जो मैं बोल रहा था, पहला बात ये कि आपका टारगेट हमेशा 300 मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए मुझे? 300 प्लस। 300 के नीचे कोई बात ही नहीं है। समझे मेरा बात? अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो जो मेरा टारगेट बोला कितना है? 300 प्लस, राइट? 400 में 300 प्लस आना पॉसिबल है? बोला हाँ। अगर आप लोग बोर्ड्स में 90% लेके आते हो ना, 95%, 99 भी होता है, बोलो हाँ कि ना? तो 400 में 300 लाना कौन सी बड़ी बात है? अरे मोर देन 80% तो ला ही सकते हो। आंसर है हाँ, राइट? तो दैट टारगेट शुड बी देयर। अब वो टारगेट कैसे फिक्स करेंगे? पहला मैंने क्या बोला, अकाउंट्स कर लो। दूसरा लॉ। लॉ में भी मार्क्स, जो लोग बोलते हैं लॉ नहीं मिलता है, मैं बोलता हूँ मार्क्स मिलता है। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं अभी करेंट अटेम्प्ट में, अभी जो एग्जाम हुआ है, आपका जो रिजल्ट आया हुआ है आपका हफ्ता 10 दिन पहले, उसमें मेरे पास जो यहाँ पे पास हुए हैं मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्शन लेके आए हैं। व्हाट इज एग्जाम्शन? 60 प्लस मार्क्स है। तो भाई साहब कुछ तो पढ़ाया होगा मैंने, कुछ तो किया होगा। हाँ कि ना? तो दैट थिंग्स आई एम गोइंग टू डू विथ यू एज वेल। तो आपको भी सेम चीज फॉलो करना है। हाँ कि ना? और आप भी आराम से स्कोर कर सकते हो। चलो, तो आपका 80 यहाँ पे हो गया नॉर्मली। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, मैं फिर से लिखता हूँ कि आपका टारगेट, आपका 80 अकाउंट्स, 80 प्लस बोल दो, इससे कम नहीं चाहिए मुझे। चाहिए मतलब चाहिए। जाने क्या? अगला बोलो क्या है? लॉ में आपका 70 प्लस चाहिए। लाना पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। अगला सुनो भाई साहब, मैथ्स। आप में से कौन कौन किसी को लगता है कि मैथ्स उसका कमजोर है? मैथ्स कमजोर है? पूरा मैथ्स हिला हुआ है? मैथ्स नहीं था आप लोगों का? मैथ्स बेटा अच्छा है, मैंने आप लोग मैथ्स पढ़ के आए हो, आप लोग नहीं पढ़ के आए हो। अब मैं थोड़ा पढ़े हो लेकिन थोड़ा कमजोर है, ठीक है? अब नाउ जस्ट अंडरस्टैंड माय पॉइंट। पहला बात, क्लास में सर जैसे जैसे जितना एग्जांपल्स कराएं, क्वेश्चन कराएं, उसको उसी दिन साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। खास करके दूसरी बात, जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ना सर, मैथ्स के फॉर्मूलाज होंगे ना, प्लीज मेक होता नहीं जो स्मॉल एंड डिफरेंट कॉपी फॉर दैट थिंग्स फ्रॉम द डे वन। पहला क्लास आपको हो चुका ना मैथ्स का, उसमें जो जो आपका फॉर्मूलाज या कंसेप्ट वाली चीज है ना, उसको एक अलग कॉपी में समराइज करके फ्रॉम द डे वन अलग किया। आपने किया है क्या चीज? नहीं किया है तो आज से करो, अभी जाओ जाके करो, राइट? ताकि ये चीजें आपको रिवीजन करने में या रिकैप करने में आपको हेल्प करेगा। और उतना ही नहीं, जितने भी मैंने क्या बोला, कैलकुलेटर्स के जो फॉर्मूलाज होंगे, जो शॉर्टिस होंगे, उसको भी लिखो। यानी क्या? दैट शुड बी डन। अगला चीज, आपके हो सकता है कि सारा मैथ्स आपका कमजोर नहीं होगा, कुछ चैप्टर्स आपके कमजोर होंगे। समझ ले मेरी बात को? हाँ कि ना? राइट? तो मैं तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ कि 100 में तुम 100 लेके आप पंडित, तुम पूरा मैथ्स का पंडित बन जा। मैंने बोला क्या? नहीं। आप उसमें 60 करना टारगेट, कितना? 60, विच इज पॉसिबल, आराम से निकाल सकते हो। मैं कैसे करेंगे? अपने लिए उसमें चैप्टर जो है ना उसको अलग कर, जो आपको समझ में आता है।
अगर ये चैप्टर मुझे आगे समझ में ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कहीं से पूछो मैं सॉल्व कर लूंगा। दैट इज व्हाट दैट हैज टू बी। समझ रहे मेरे बात? जैसे मान लो आपका चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन विच इज इजी चैप्टर, वो आप लोग कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, लॉगरिदम कर सकते हो, स्टेट्स वाला पोर्शन कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। अरे बोलो हाँ कि ना? तो जो रीजनिंग आपको पूरा अपना 20 मार्क का है ना शायद, हाँ कि ना? 20 मार्क वहां से क्यों कर लो, बोलो हाँ कि ना? स्टेट्स अच्छे से कर लो, और मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो लगता है जो आपको समझ में उसको कर लो, बाकी चीज थोड़ा छोड़ दो। अरे मेरा बात समझे? तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डे वन। ये प्लानिंग कोई नहीं बताता, आपको खुद से करना पड़ेगा, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल वर्क, राइट। तो यू हैव टू डू फ्रॉम द डे वन। ये नहीं कि भैया बाद में करेंगे, लास्ट में ना भैया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बता दो ना, पहले उसी को कर लेते हैं। भाई साहब सीए कर रहे हो, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। और हाँ सारे चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो हमको आता है उसको तो अच्छे से करके जाएंगे ना, राइट। तो ये आप प्लान कर लेना। तो मैं मैथ्स में कितना बोलता हूँ 60 कर लो, चलेगा? बोलो हाँ कि ना? और आपका इकोनॉमिक्स कितना, चलो आपके लिए 70 पकड़ता हूँ, तो कितना होगा बताओ ना? बोलो कितना हो गया? 8 7 15 21 7 28 कितना? 280 आया ना? हाँ कि ना? ये तो मिनिमम मैंने बोला। अब इसमें जितना आप एड ऑन कर सकते हो 300 प्लस करने के लिए ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो और कहाँ पे आप मार्क्स को इंक्रीज करोगे। क्या ये मेरा बात समझ आया? तो दिस इज द थिंग फ्रॉम डे वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपने सब लिखा? लिखो। मेरा ये मानना है जो चीज कॉपी में है वो माइंड में रहेगा, राइट। और एक बात और, मेरे क्लास में मनमोहन सिंह मत बनना, समझ रहे हो ना? मोदी जी बनना। नहीं समझे जोक? मनमोहन सिंह के बारे में नहीं पता आप लोगों को? दैट इज व्हाट आई डोंट वांट, राइट। लाइव वाले लोग सब्यसाची घोष एंड एसजे। भाई साहब एसजे आपका नाम क्या बेटा? ओरिजिनल नाम से आओ थोड़ा सा। नोटेड एवरीवन? डन। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बताऊं। क्या बताओ भैया? सुनो भाई साहब, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं अभी एट प्रेजेंट कि आप लोगों को मैं क्या क्या चीज करने वाला हूं, मेरा मोटिव क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा उस चीज को लेकर बात करना चाहता हूं। नंबर वन, मेरा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन योर कंसेप्ट क्लैरिटी। मतलब ये कि आपके जितने भी लॉ के अंदर में प्रोविजंस होंगे उन सारे प्रोविजंस को मुझे आपको प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकली समझाना है एंड क्लियर करना है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। समझ पा रहे हो भैया? अब अगर ये आप काम करोगे तो मैं क्या करूंगी, आप लोग को ये काम करना है कि जो मैंने समझाया ना, अब आपको मेरे साथ साथ मैं नॉर्मली 90% केस में खुद लिखवा दूंगा, अगर मैं किसी केस में भूल जाऊं तो आप उसको समराइज नोट्स बना के कोने में लिख लेना कहीं पे भी। समझ पा रहे हो मेरा बात? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नॉर्मली मैं लिखवा दूंगा, अगर मैं गलती से कहीं भूल गया तो ये आपकी ड्यूटी है, तो हमसे भी लिखवा लो, बोल दो भैया ये छूट गया। या दूसरी बात मैंने क्या बोला कि आप खुद से समराइज बना के अपने बगल में लिख लो। पहला बात क्लियर है मेरा? दूसरी बात, जो मेरा मैट रहेगा, माई मैट, ये आपको एवरीडे मेरे क्लास में लेकर आना पड़ेगा। किसी भी दिन आप मेरे मैट को घर पे छोड़ के नहीं आओगे, ये आपको कसम है आपके डैश की। आपके डैश जो हो लगा लेना, ठीक है ना? डैश समझ रहे हो ना? नहीं समझे? आपकी कोई है? कोई बाहर इंतजार करेगा? तो वही जो अपना अपना लगा लेना डैश को, ठीक है ना? चलो, तो ये उसी के साथ मैट चाहिए। अब सुनो, जब मैट में क्या होगा ना कि मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करूंगा यहाँ पे कि भाई ये कीवर्ड्स हैं जो आपको मार्क करना पड़ेगा, और आपको भी सेम चीज मेरे साथ साथ करना होगा। उसके लिए भी क्या करेंगे, आपके पास मल्टीपल कलर का पेन हो प्लस हाइलाइटर हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अभी नहीं है कोई बात नहीं, अगले क्लास से लेके आना। समझ रहे मेरा बात? मतलब रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ग्रीन, जो जो आप लोग तो समझदार हो, राइट। एंड कम से कम दो कलर है, कौन सा? हाइलाइटर। ग्रीन और येलो ले लेना,
बोलो हाँ कि ना, दैट विल हेल्प कि आपको लॉ में ये पता हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट मस्ट बी विजिबल व्हाइल राइटिंग द आंसर। जब आंसर लिख रहे हो तो कौन कौन से कीवर्ड जो आपको दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए वो चीज। मेरी बात समझ रहे हो, राइट? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं अपना, तो मैं वही चीज दिखाता हूँ। चलो जैसे मान लो ये मेरे पास, चलिए सीएमए इंटर का मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा नहीं, सीए फाउंडेशन का दिखाऊंगा ना, रुको कहाँ गया रे, सीए फाउंडेशन। चलो जैसे ये देखो, आपको ये चीज दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या, जैसे मार्किंग दिख रहा है क्या, देखो ग्रीन से जो मार्क किया हुआ है, मतलब ये सारे वर्ड्स बोलो क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, ये सारे वो वर्ड हैं जो आपके विजुअल होने चाहिए, हाँ कि ना। और जैसे बगल में लिख दिया मैंने आईपीओ, तो सेम चीज आपको भी लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं होगा, बोल हाँ कि ना, या फिर पता होगा बट आपको जनरल मीनिंग पता होगा। और ध्यान रखना, लॉ की दुनिया एक अपनी अलग दुनिया है और इसका यहाँ पे हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग है, तो आप उसको अपने मन से जो जनरल इंग्लिश का मीनिंग वो यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं करोगे। क्या मेरा बात समझे? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन एवरी क्लासेस। यानी क्या, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ना हर क्लास के बाद में मेरा आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ये नोट्स क्यों दोगे? आपके फास्ट रिकैप करने के लिए। दूसरी बात, आपको लिखने में तकलीफ नहीं हो उसके लिए। मेरी बात समझे? भाई कैसा नोट्स होगा, चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो, चाहे सीए इंटर चाहे सीए फाउंडेशन, मैं हर बैच में आदत है, अगर तुम देखोगे तो मेरा आदत है ना कि मैं डे 5 डे 1 देख रहा हूँ क्या, इस तरह से मैं आपको प्रॉपरली लिख लिख के नोट्स दूंगा। ये मेरा आपको प्रॉपर मेरा लिखा हुआ नोट्स मिलेगा इन एवरी क्लास, राइट? भैया ये नोट्स कैसे मिलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाँ कि ना। भैया हमारा दिखाओ ना, चलो आपका दिखाता हूँ। सीए फाउंडेशन लॉ डे 1 रिटेन, ये देखो, ये लास्ट बैच का जो मेरा नोट्स लिखा हुआ था ये उसका है। मैंने बात किया, देख पा रहे हो, जितना मैं लिख रहा हूँ ना सब आपको मिलेगा। मैंने क्या लिखा, आपको क्या चाहिए, आपका लॉ क्या होता है, मैं सब पढ़ाने वाला भी, राइट? क्या सिलेबस है, देख पा रहे हो क्या, एवरीथिंग यू विल गेट, समझ पा रहे हो, ताकि आपके पास सारे नोट्स रहे। ऐसा होता है ना बहुत जन, भैया आप लिखा दिए बट हम लिख नहीं पाए, चाप मत लेना, ये आपको मिल जाएगा। जाना क्या, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं बात समझ रहा हूँ? अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं आपके साथ में करने वाला हूँ, एक सेकेंड ना, एक मिनट। हाँ ये चीज दिखाना था मुझे, देखो ये आपको ऐसे भी नोट्स मिलेंगे, देख पा रहे हो क्या, इसमें भी आपका देख पा रहे हो हर चीज मार्क किया हुआ है कि आपको कौन से वर्ड माइंड में रखने हैं, देख पा रहे हो क्या, येलो ग्रीन, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सेम आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? फॉर द एवरी चैप्टर, मतलब कि जितना मैं लिखाऊंगा ना हर चीज को आपको, जैसे कि हिंदी इंग्लिश सब मिक्स आपको नॉर्मली दिया जाएगा, राइट? डू यू थिंक इतना देने के बाद आपका कहानी अच्छे से नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा आप लोग का मेन बोलो आपको कहानी क्या है भाई साहब, एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो नॉर्मली अभी स्टार्टिंग के 3 to 4 क्लास साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कराऊं, बट उसके बाद में टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर टॉपिक में से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कौन सा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारा साथ साथ में क्लास में होते हुए चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट RTP नाम सुने हो, रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट हर टर्म में एग्जाम से पहले इशू करता है। तो मैंने क्या किया है कि पिछला अप्रोक्सीमेट 10 अटेम्प्ट, कितना, 10 अटेम्प्ट का सारा क्वेश्चन और मैंने मेरे वर्ड में आंसर करके रेडी कर लिया है, जो मैं क्लास में आपको करवाऊंगा और होमवर्क भी दूंगा। मेरी बात समझे? बस नहीं नहीं, अपार्ट फ्रॉम MTP, कौन सा, मॉक टेस्ट पेपर, जब एग्जाम होता है ना आपका, एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट हर बार 2 ठो मॉक टेस्ट लेता है, कितना, 2 ठो। अब दोनों मॉक टेस्ट का जो पेपर है ना अभी तक पिछले 5 साल का, उसको मैंने स्टोर करके रखा है आप लोग के लिए, समझे? खत्म ना। ये सब करने के बाद में ICAI मैट जो आपके पास इंस्टीट्यूट ने मैट दिया होगा, राइट, या फिर देगा, हाँ कि ना,
उस मैट के अंदर में जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उन सबको भी कवर हम लोग करेंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला पहले, भैया मेरा हैंड नोट्स, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू एंड आईसीआई मटेरियल, इतना कर लोगे ना भाई साहब, आपका ऐसा कभी ना हो कि आप पास नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो? और पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे, राइट। आई वांटेड यू टू गाइस कि इस अटेम्प्ट में जो मेरे पास हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट जो मार्क्स गया है 303 राजोड़ित का, राइट, राजोड़ित से बोल के लड़का है, 303 उसका मार्क्स आया हुआ है। आप लोगों से कोई है जो रिजल्ट ब्रेक करना चाहता है? राइट। नालायको, कम से कम हिम्मत तो करो, हाथ उठाओ बोलने पे, देखो कुछ उठा भी नहीं रहा है भाई साहब। प्रेमानंद जी महाराज एक बात बोलते हैं, बोला क्या, जो आप सोचोगे वैसा ही होगा, पहले सोचो तो सही। हम सोचेंगे नहीं 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 यार, हम तो कमजोर हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो अबला नारी हैं। अबला मत बनो भाई साहब, तबला बजाओ, समझ रहे हो मेरा बात। उसके लिए मेहनत करो, और पहला चीज माइंड आपका उस लेवल पे लेके आओगे, हाँ जी मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। क्या बोला, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तब होगा, नहीं तो होगा ही नहीं ना, है ना क्या। तो आपने बोला और आपने बोला, राइट, दीदी भी है, आप नहीं करोगे दीदी तो बोलना, डन है क्या, राइट। तो ये आप करना है, तो नीचे लिखो हम लोग जो करने वाले हैं, आरटीपी लिखो वहां पे, आरटीपी, एमटीपी लिखो वहां पे, जो हम लोग करने वाले आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता लिख लेना, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आईसीआई मटेरियल एंड आईसीएआई मटेरियल। डन। डन है क्या, डन है क्या, चलो ये रहेगा बस। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग अपना थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। ये वही कौन सा जो मैं करने वाला हूँ भैया, हम लोग क्या करेंगे, अब लिखो योर ड्यूटी, देखो आपका ड्यूटी जो है, आप लिखो माई ड्यूटी, मतलब आप लिखना योर ड्यूटी, मेरे लिए योर, आपके लिए माई, योर ड्यूटी। पहला, पहला रिवाइज एवरी डे, 1 सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, दौरा पड़ रहा है क्या इसको, हाँ जी, रिवाइज एवरी डे, राइट। ये आपको एवरीडे जो क्लास में हुआ रिवाइज करो। दूसरा, रिटेन प्रैक्टिस मस्ट, समझ पा रहे हो। तीसरा, अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, देखो दीदी देख लिए, अरे वाह, राइट। अब सुनो भैया, मॉक टेस्ट के लिए आप क्यों पहले से बोल रहा हूँ, पहला बात, मेरा हर यूनिट के बाद में आपका टेस्ट होगा। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले आईआरएफ, ठीक है, आईआरएफ प्लस आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 चैप्टर आपका, मैं ये दोनों पढ़ा लूंगा, देन उसका एक टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद तब तक यूनिट 2 पढ़ाऊंगा, फिर आईसीए यूनिट 1 यूनिट 2 मिला के टेस्ट होगा, राइट। तो हर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, मतलब वीक में आपका एक टेस्ट मेरा कम से कम रहेगा ही रहेगा। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन, मेरा मॉक टेस्ट दो, मस्ट है। क्या लिखा मैंने, मस्ट है एकदम, ये आपको देना ही देना है भैया। अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, एक ही बार जाके मॉक टेस्ट देना एग्जाम में, फिर वो जो आपको सुधारने के बोलेगा, क्या बोलेगा, 4 महीने बाद आओ, पहले एग्जाम 2 बार था, अब 3 बार है ना, तो कोई नहीं, अगर आप लोग कब दोगे, सितंबर में ना, तो जनवरी में देना फिर से, फिर बोलेगा एक काम करो, फिर अटेम्प्ट लगेगा, मई में आओ, फिर सितंबर होगा, फिर कंटिन्यू लूप आपका चलते रहेगा, राइट। तो याद तो मेरे साथ मॉक टेस्ट दो, मैं सुधार दूंगा कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या ना क्या।
एंड फ्रॉम डे वन, ये नहीं कि आपका पहला क्लास है ना तो आप सब में एक बहुत अच्छी बात है, पहला स्टार्टिंग के 4-5 क्लास 10 क्लास यू विल बी लाइक हाईली मोटिवेटेड, सीए कर रहा है, मजा आ रहा है, कर रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ना यू विल बी डीमोटिवेटेड एंड क्या यू विल स्टॉप कमिंग टू द क्लासेस। हाँ जी वीडियो मिलेगा ना कर लेंगे ना, ऐसा कभी मत करना। फेस टू फेस क्लास इज द बेस्ट क्लास, ईच एंड एवरी क्लास हैज टू बी अटेंड हियर, यहाँ पे आकर। हाँ अगर किसी दिन इमरजेंसी हो भी गया है ना तो एक बात का ध्यान रखना कि अगले क्लास से पहले जो क्लास हो चुका है उसका बैकअप करके आए इन एनी केसेस। भैया अगर किसी दिन मॉक टेस्ट कोई अगर मेरे से छूट गया तो गलती से या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो भाई साहब वो मॉक टेस्ट का पेपर जो है ना वो आपके पास ग्रुप में मिलेगा, राइट? पेपर आपके पास रहेगा ना तो घर पे टाइम निकाल कर लिख लेना और मुझे अलग से दे देना, मैं चेक कर लूंगा, आई डोंट माइंड, राइट? या भैया सुनो ना, आपने जो मॉक टेस्ट दिया हम लोगों ने किया, होमवर्क दिया हम लोगों ने उसको भी किया, बट अगर कोई हमने एक्स्ट्रा लिखा और अब दिखाना है तो मुझे ला के देना, मैं चेक कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर आप चाहो तो अलग से अपना कॉपी बना लो, हाँ कि ना, या तो प्रॉपर्ली होता है ना जो पेज वाला आप रखो उसमें लिख लिख के मुझे दिखाते रहो, भैया मैंने ये लिखा है, आज मैंने ये लिखा है, राइट? तो जो जो आप लिख रहे हो ना तो लिखने में जो प्रॉब्लम है दैट आई विल सॉर्ट इट आउट। डन? ये आपको लेना पड़ेगा, मुझे नहीं करना है। आप सबने फीस तो दे दिया होगा, मुझे पैसे तो मिल चुके हैं, अब बताओ पढ़ना किसका काम है? मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो आई डू व्हाट आई हैव टू डू, बट आपको भी करना पड़ेगा जो आपको क्या करना है, ये जो सोच के करना भी पड़ेगा, राइट? सिर्फ मैं एक तरफ से दूं आप नहीं लो तो काम नहीं बनेगा ना, जाने क्या, तो ये करना पड़ेगा। एंड चौथा चीज, मेक योर सेल्फ नोट्स, मेक योर सेल्फ नोट्स। भैया आपका तो नोट्स ऑलरेडी रहेगा ना, मेरा नोट्स रहेगा, मैंने दिखाया भी जो आपको मिलेगा भी, लेकिन अगर अपना नोट्स अपना लिखा हुआ ना अपना होता है, राइट? तो कैसे आपको समझ में आता है जिस चीज को अगर अपने वर्ड में लिखना है आप लिखो ना, भैया मुझे हिंदी में लिखना है लिख लो, भोजपुरी में लिख लो, बंगाली में लिख लो, ये आपकी चॉइस है। अरे मेरा बात समझे क्या? आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझना है ना, समझने के लिए वो आप अपने वर्ड में लिख के रख लो, मैंने समझा दिया, अब जैसे समझ आता है उसको लिख के रख लो बगल में, हाँ कि ना? तो ये आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये आप अगर 4 चीज प्रॉपरली कंटिन्यू टिल एग्जाम फॉलो करो, 300 प्लस आराम से आएंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द लॉ, फॉर द क्या, एवरी सब्जेक्ट एज वेल। समझ पा रहे हो, राइट? एंड पता है एग्जाम में आपके साथ में खेला क्या होगा, अगर आपने ये सब चीज नहीं किया तो बोलो क्या होगा? आपको पेपर समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन आ भी रहा है कि हाँ जी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओ, ऐसा होगा आपके साथ में। जब टेस्ट दोगे ना तब देखोगे भैया टाइम दिया 45 मिनट्स लेकिन उसके लिए चाहिए 1.5 घंटे, आप कर ही नहीं पा रहे हो, आपको आता है बट आप लिख नहीं पा रहे हो, क्यों? हाथ नहीं चल रहा है। उसके लिए मैंने क्या बोला? रिटन प्रैक्टिस। समझ पा रहे हो? आपका हाथ चलना चाहिए ना, राइट? या ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग उसको 45 मिनट्स है ना हाफ एन आवर में कर लें और आपको 1 घंटा लग जाए, तो एग्जाम में क्या अगर पूरा मार्क्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 100 में 100 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो हाउ कुड एक्सपेक्ट कि आपको 80 प्लस मार्क्स मिले? समझ पा रहे हो? अगर आपको 80 प्लस चाहिए तो 100 में 100 अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। और थोड़ा सा आयरनी तुम तो सोचो, मान लो अगर आपने एग्जाम में 100 मार्क का पेपर है, आपने 80 अटेम्प्ट कर पाए तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 80 में मिलेगा। मान लो आपके 80 में मिल गया 65, डन, मिल गया ना? एंड अग्रीगेट में कहीं कहीं सब मिला के आपको जो मार्क्स आया वो आ गया 198। कितना आया? 198। सोचो अगर आपने 20 मार्क का जो छोड़ के आए हो अगर अटेम्प्ट करके आए होते तो उसमें अगर 2-3 मार्क मिलता तो आपका चिक्का पार हो जाता ना। क्या इस अटेम्प्ट में हुआ? चाहते कैसा हो? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? कि अगर ये आप समझ गए ना तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो और इसको संभाल लोगे। क्या समझ में आया मेरा बात? तो मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, क्लियर है मेरा बात? अब क्या मैं अपने सब्जेक्ट में आऊं, हाँ कि ना? चलिए अब आता हूं मैं अपने सब्जेक्ट पे। चलिए पहला एक वर्ड है जिसका नाम है लॉ, राइट? आप लोग बताओ जब वर्ड लॉ आता है माइंड में इसका मीनिंग क्या होता है, क्या समझते हो इसे? लॉ से रूल्स, ओके, और कुछ बोलना भाई, ट्राई करना, मैंने क्या बोला? मोदी जी ना कि मनमोहन सिंह, बोल ट्राई कर, गलत ही बोल कोई दिक्कत नहीं है, बोल। वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहता है? दीदी आप बोलिए ना, ए दीदी
आप बोलिए ना। हाँ हाँ, आप मेरी प्यारी बहन है, आराम से बोलिए। बेंगोली में बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। और दीदी आप बोलिए, दीदी बोलो ना, क्या होता है लॉ? चलो एक बात तो, मान लो मुझे गुस्सा आ गया और ये दीदी देखो चश्मा वाली को मैंने लगाया 2 थप्पड़, क्या कर लेगी मेरा? देख रहे हो, केस कर देगी। हाँ कि ना? अब सोचो, ये जो केस करने की बात कर रही है, मतलब क्या इसके पास में खुद बोलो क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज गिवन बाय कौन सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ कि ना? अब एक बात और सुनो, दीदी के पास ये जो संविधान के अकॉर्डिंग राइट दिया गया है, उसमें लॉ अप्लाई होता है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट आपको उसके जजमेंट देगा आपके पक्ष में, मतलब क्या, आपको न्याय दिलाएगा, जस्टिस आपको मिलेगा। अरे बोलो हाँ कि ना? अब जो जस्टिस मिलेगा उसके लिए कोई प्रॉपरली ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कुछ लॉ दिया गया है, कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। अब वही सब एक्ट्स हम लोग को नॉर्मली पढ़ना है। पहली बात, अगर मैं जनरल वर्ड्स में बोलूं ना, तो मैं बोलता हूँ लॉ मीन्स क्या होता है, तो सुना, लॉ मीन्स टू सेट अप, क्या बोलेंगे, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी। वे क्यों बनाएंगे? टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। ये समझा क्या मैंने कहा? लॉ मीन्स क्या बोलेंगे, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसके लिए? फॉर द सिविलाइज सोसाइटी। क्यों? टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। अरे समझा क्या? राइट, लॉ बोलो क्या है, रूल्स और रेगुलेशन, किसके लिए? आंसर है समाज के लिए। बोलो हाँ कि ना? क्यों? ताकि हार्मोनी एंड पीस बना रहे। सोचना, अगर लॉ नहीं रहे, एक्ट नहीं रहे, तब तो जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, और मन में तो बहुत कुछ होता है। अरे समझ लो मेरी बात, हाँ कि ना? जैसे मेरे मन थप्पड़ मारने का है, अब मान लो मेरे पास पिस्टल है, निकाला, धाए धाए, बोलो हाँ कि ना? ऐसे में तो कर सकता हूँ ना? बोलो हाँ कि ना? बट मुझे डर है, बोलो क्या, कि अगर मैंने किसी का मर्डर किया है ना, तो मेरे ऊपर एट प्रेजेंट बीएनएसएस पे धारा लग जाएगी। पहले ये आपका सीआरपीसी आईपीसी था, अभी कौन सा है? बीएनएसएस। पता है क्या नाम सुने हो इसका? राइट, बीएनएस और बीएनएसएस। पहले जो आपका आईपीसी था, सीआरपीसी था, अब वो एबोलिश हो गया, अभी नया एक्ट हमारे देश में आ चुका है। वे हमारे लिए उसको पढ़ना है क्या? ना। क्या नहीं, क्या मेरी बात समझे क्या? अब सुनो, अब बात में बोलो। 19 में बेटा ऐड नहीं हुआ ना। देखो, आपको आज मैं समझाऊंगा कि लॉ बनता कैसे, मैं सब समझाऊंगा आज कि लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ जो आज अपने पार्लियामेंट में गया वो आज ही अप्लाई होगा, ना ना ना। उसका बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रोसीजर होते हैं लॉ को बनाने का और लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करने का। जाने क्या, मैं प्रॉपरली उनको लेके बात करने वाला हूँ। जाने क्या, एक काम करो, पहले एक लाइन लिखो, पहले देखो, लॉ मीन्स, लिखो लिखो, सर लॉ में निगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं नहीं बेटा, अकाउंट्स एंड लॉ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है ना? राइट, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका सिर्फ जो एमसीक्यू पेपर है वहां पे निगेटिव मार्किंग है। कहाँ पे? मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में। राइट, चलो देखो, लॉ मीन्स टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द civilized society, for the civilized society to maintain peace and harmony, to maintain peace and harmony। जाना है क्या? लॉ क्या होता है समझा पाओगे किसी को अगर आपसे कोई पूछता है तो? हाँ के ना? अच्छा, मेरे मन में ना एक बात आ रहा है। क्या बात आ रहा है भैया? लॉ जरूरी क्यों है? लॉ चाहिए क्यों? जस्टिस के लिए, और बता, और कुछ? राइट, ओरिजिनल कौन सा? पीस एंड हार्मोनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू थिंक, अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉ इतने सारे हमारे देश में हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, इतने सारे लॉ हैं। एक बात तो, इन सारे लॉ का अपना अपना एक प्रोसीजर होगा बनाने का, बोलो हाँ कि ना? और इन सब के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारे देश में प्रोस्पेक्टिव और रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री भी है। आंसर है हाँ जी। राइट, अब उन सब का बोलो काम क्या है? आंसर है उसके रिलेटेड फील्ड में लॉ को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। राइट, ये मैंने बेसिक लाइन बोला। अब इससे पहले मुझे एक बात और मन कर रहा जानने का, बोलो क्या? भैया जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो हमारा लॉ का सिलेबस क्या, पहले ये तो बता दो। राइट, अब सुनो, लॉ का सिलेबस हमारे लिए क्या है? अरे भाई मेरे,
चलिए लोगों का सिलेबस क्या था लिखते हैं। पहला सुनो, चैप्टर जो हमको पढ़ना है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर हम लोग को पहले पढ़ना है। दूसरा, द इंडियन, आप लिखो उसमें लिख पर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा ना, आप लोग तो होल्ड करना जस्ट फॉर वंस। हाँ जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डन है क्या। तीसरा जो हमारा एक्ट है दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Fifth chapter is going to be the limited liability partnership act 2008। the limited liability partnership act 2008। सिक्स चैप्टर जो हमको पढ़ना है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013। एंड द लास्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। है क्या, ये हमारे पास कितने है, 7। हाँ कि ना भैया, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम में ये तो बता दो। चलो जी बता देता हूं, सुनो भाई साहब, मार्क्स जो आएंगे सुनो। पहला आईआरएफ से जो मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स लगता है, इंस्टीट्यूट जो बोला है 0 to 5%, मतलब कितना भैया 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इंस्टीट्यूट बोलता है। बट अब मेरा सुनो, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है जो इसके आने के बाद में न्यू सिलेबस में हमेशा 6 से 7 मार्क क्वेश्चन रहा है हर एग्जाम में। कितना मार्क का, 6 से 7 मार्क क्वेश्चन रहा है। 6 मार्क्स का मिनिमम बट मैक्सिमम 7 मार्क का क्वेश्चन ऐसे रहा है। दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो चैप्टर ना बेटा, ये चैप्टर मैं बोलता हूँ बाहुबली चैप्टर। कौन सा भैया, बाहुबली। मतलब क्या, स्टार्ट तो होगा बट खत्म होने के बारे में मत सोचना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में पूरा पूरा आपके 9 यूनिट्स है। कितने हैं, 9 यूनिट्स हैं जो हम लोग को पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ना है। राइट, ये जो आपका चैप्टर है ना, जब मैं एलएलबी कर रहा था उस टाइम पे ये पूरा पूरा हमारे लिए सब्जेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोल के। हाँ कि ना, आपके लिए बोलो क्या है, सिर्फ एक चैप्टर है। हाँ कि ना, जब मैं इसको कराऊंगा ना तो ऑलमोस्ट विल टेक अप्रोक्सीमेट 25 to 30 क्लासेस लग जाएगा। 25 से 30 हम लोग यहाँ पे लग जाएगा, सिर्फ ओनली इन दिस चैप्टर, सिर्फ इसमें लगेगा। बाकी सब फटाफट फिर होने लग जाएगा। जाना क्या भैया, इससे मार्क्स कितने का आएगा, 20 to 30 मार्क्स। ठीक है ना, 20 to 30 मार्क्स। मतलब सोचो ना, यहाँ पे आपका 30 मार्क का क्वेश्चन, एंड बहुत बार 35 मार्क क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में रहता है। कितना, 30 to 35 मार्क का। राइट, इंस्टीट्यूट कितना बोला, 20 to 30%, बट एक्चुअली कितना आता है, 30 to 35 मार्क का आते रहता है। यानी क्या, अगला बोलो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बोलो कितना आता है भैया, सुना में आपका 15 से 20 मार्क, और ये नॉर्मली यहाँ से 15 से 20 मार्क एग्जाम में भी होता है। ठीक है ना, कितना, 15 to 20 मार्क्स। राइट, अगला जो पार्टनरशिप है यहाँ भी सेम, कितना, 15 से 20 मार्क, 15 से 20 मार्क। वे एलएलपी 5 से 10 मार्क, कितना, 5 से 10 मार्क, ये आपको देखने को मिलेंगे एलएलपी से। भैया 5 से 10 मार्क इतना इतना कम क्यों, एक बात बोलूं,
एलएलपी जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये जस्ट आपका एक बेसिक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बेसिक। इसका जो एक्सटेंशन वर्जन है, जो मेन पार्ट है, वो आपके अलग जो अपर लेवल है, दैट इज इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पे? इंटर में। और इंटर में ये अलग से वहां पे इस चैप्टर से 20 मार्क का आता है। कितने मार्क का? 20 मार्क का। आपको कहना है क्या? अगले वाले क्या? कंपनीज एक्ट वे कितना? यहां से भी आपका 15 से 20 मार्क। एक बात और बोल दूं बे, क्या आपको कंपनीज एक्ट भी यहाँ पे पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ इंट्रो पढ़ना है। बे कितना क्लास लगेगा इंट्रो में? 5 क्लास, 5 से 6 क्लास। बे इंट्रो में इतना? हाँ। क्यों? बिकॉज इसके बारे में जो मेन कहानी है और भी पूरा नहीं है। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 वे कहाँ पढ़ेंगे? सीए इंटर में। कहाँ पे? सीए इंटर में। हाँ कि ना भाई? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जस्ट एक बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आखिर कंपनी होता क्या है और कितने टाइप से कंपनी है, उस एंड ऑल बात करेंगे हम लोग। ठीक है क्या? अगला निगोशिएबल भाई कितना? 10 to 15 मार्क्स। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। समझ पाए? क्लियर है? तो आपके चैप्टर कितने हैं? 7। आपके जो मार्क्स कहाँ से कितने आएंगे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, राइट। एक बात और बताओ भैया, जब इतना बात कर लिए तो एक बात और बताओ, एग्जाम्स में जो पेपर पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा? पेपर पैटर्न रहेगा ना, वो कैसे रहेगा? तो अब थोड़ा सा बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर कि एग्जाम में कैसे पेपर आपको देखने को मिलता है। पहले बात सुनो, आपके एग्जाम में जो पेपर है ना, एग्जाम है ना, जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा पूरा आपके लिए 120 मार्क्स का आएगा। तो कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का। भैया 100 मार्क्स पेपर है ना, 20 मार्क ऑप्शनल है। क्या है? 20 मार्क ऑप्शनल है। मतलब कि आपको या तो ये या तो ये, मतलब कि आपको यहाँ भी ऑप्शनल नॉर्मली मिलता है। कितने मार्क का? 20 मार्क का। मतलब कि 120 के मार्क्स में आपको कितना अटेम्प्ट करना बताना? आंसर ओनली 100, राइट। एक बात और भैया, मेरे पास पूरा पूरा क्वेश्चन कितने होंगे? आंसर है 6 क्वेश्चन आएंगे। कितना रहेंगे? 6 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क का रहेगा। बोलो कितने मार्क का? 20 मार्क का। मतलब ऐसे बोलना कि आपका 20 मार्क्स का ब्लॉक रहेगा क्वेश्चन पेपर में। भैया ब्लॉक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 20 मार्क्स के फर्दर क्लासिफिकेशन रहेंगे। मतलब क्या? 1 का आपका ए रहेगा, 1 का बी रहेगा, 1 का सी रहेगा। समझ पा रहे हो? भैया कितना? मान लो 7, 7, 6। समझ पा रहे हो क्या? अब अगर मान लो इंस्टीट्यूट को आपके साथ में खेलने का मन किया। भाई खेलने का मतलब क्या? इंस्टीट्यूट ये सोच रहा है कि मुझे इस बार रिजल्ट को कंट्रोल करना है, परसेंटेज जो 30 है ना उसको 25% करना है। तो भैया लोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये जो 1 का ए है ना, उसका 1 का ए का 1 कर देगा। भैया मतलब अब सुनो, 4 मार्क का एंड 1 का ए का 2 कितने मार्क का? 3 मार्क का। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? मतलब सोचो, 1 का ए जो है कितना क्वेश्चन है? 7 मार्क का। हाँ कि ना? अब 7 मार्क का एक नहीं देगा क्वेश्चन, अब 7 मार्क का 2 कर देगा क्वेश्चन। कौन सा? आंसर 1 का ए का 1 विच विल कितना? फॉर द 4 मार्क, 2 कितना? 3 मार्क। एकदम उसको भी डिवाइड कर देगा, राइट। मतलब क्या? पेपर को लेंदी बना देगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको नॉर्मली इंक्रीज कर देगा ताकि आप अटेम्प्ट पूरा पूरा नहीं कर पाओ। अरे बोलो हाँ कि ना? तो उसके लिए अटेम्प्ट आप कैसे कर पाओगे? कब कर पाओगे? जब आप टेस्ट दोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर पेपर खराब और अच्छा आपके प्रिपरेशन पे रहेगा, पूरी दुनिया बोलेगी पेपर बहुत खराब गया, आप बोलोगे अरे पेपर तो आसान था, इजी था। अब ये आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने तैयारी कैसा किया है। बात गई बुद्धि में आपके? हाँ कि ना? भैया क्या ऐसा है कि ये 4 को भी 2 पार्ट में तोड़ दे? हाँ, 2-2 करके। वैसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। कब? सितंबर 24 में। मैं दिखाऊंगी पेपर। आ जाओ पेपर देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोग भी क्या याद करोगे? पहला दिन है तो पूरा चीज देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा सितंबर 24। ये देखिए क्वेश्चन पेपर मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहेगा? कंपलसरी। देख पा रहे हो कितना? 1 बोल क्या है? कंपलसरी। अब 1 में कितना देखो यहाँ पे क्या बोला? पहला चीज देखिए, आपके पास क्वेश्चन 1 कितने मार्क का? 1 का ए का 1 तोड़ दिया ना। कितना क्वेश्चन है? 3 मार्क का। क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा? स्पीड कब बढ़ेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे एंड क्वेश्चन पढ़ना कैसे है उसको भी समझ आएगा कि हाँ जी मुझे कहाँ पे कौन सा पॉइंट को देखना है। समझे? 1 का ए का 2 बोलो कितने मार्क का? 2 मार्क का। अगला 1 का बी का 3 कितने मार्क का?
हाँ कि ना? सोचो कितना हो गया भैया, 3 2 5 2 7, कहानी खत्म, बात के ना। एक कितना 7 मार्क का हो गया ना। बी का 1 कितने मार्क का? 4 मार्क का। बी का 2 यहाँ देखो कितना आ गया, 3 मार्क का, 4 3 7 हो गया, 7 7 14। आगे सी का कितना हो गया, 1 and 2, 4 2 6, कितना हो गया, अभी सब हो गया ना, 1 कंप्लीट। अब कहाँ गया 2, समझ पाए? अरे गया बुद्धि में। तो दिस इज व्हाट द पेपर विल बी। अगला 2 का ए का 1 बोलो कितने मार्क का है, 4 मार्क का। 2 का ए का 2 कितने मार्क का। और पेपर देखो, क्वेश्चन देखो कितना लंबा है। एक बात और बताऊं, सीए टफ नहीं है, लेंदी है। क्या बोलेंगे? सीए टफ नहीं है, लेंदी है। मतलब क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी समझ आ रहा है। तो जो चीज समझ में आ रहा है वो टफ कैसे हो गया? अब बोलो क्या है, लेंदी है। लेंदी कब है? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, भावनाओं में बह के दूर हट जाते हो अपने सिलेबस से, तो वहां पे ये आपके लिए लेंदी बन जाता है एंड आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अगर आप किसी को, जैसे मान लो ये जो चीज दिया है, अगर मैं पढ़ा लूं तो आपको अगर हाँ भैया ये चीज बोला, यहाँ पे ये लाइन लिखना है, बोलो हाँ कि ना। दूसरी बात, 3 मार्क में अगर क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये भी समझना पड़ेगा ना। तो ये कब समझोगे आप? जब आप टेस्ट दोगे, जब मैं आपको समझाऊंगा। अरे समझेगा मेरा बात? हाँ कि ना। अगर देखिए कितना, बी का 1 5 मार्क का, 2 कितना 2 मार्क का। मतलब भाई साहब 2 मार्क का क्वेश्चन आपके पास में रह सकता है, राइट। और ये एमसीक्यू नहीं है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे सी कितने मार्क का, आंसर 4 और 2 कितना मार्क हो गया, 6 मार्क। समझ पा रहे हो? देन अगला कौन सा आ गया, 3 नंबर। तो हर ब्लॉक कितना मार्क का बताओ, कितना मार्क का ब्लॉक, 20 मार्क का। अब वो 20 को अलग अलग बाइफरकेट वहां पे किया जा सकता है। और लोग 7 7 6 कर देगा, 4 3 6 6 कर देगा। अरे समझे क्या? तो ऐसे लोग ब्रेक करता हुआ जाएगा। तो पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें रहता है, आपके भेजे में गई मेरा बात? अरे हाँ कि ना। लाइव वाले लोग आप लोग बोलो तो, सभ्य साची एंड एसजे। आप लोग को यहां तक मेरा बात समझ आ रहा है? चलिए, तो पेपर पैटर्न क्या है समझ पाए क्या? क्या मैं आपको लिखवा दूं प्रॉपरली ये लाइन जो मैंने बोला? लिखो ना पेपर पैटर्न, यहाँ पेपर लिखो, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखो, आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, देखो बगल में क्या रहेगा, कंपल्सरी क्वेश्चन। मतलब क्या है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6, राइट। अब जो आपके पास में ये कितना है, 5 क्वेश्चन, इनमें से कितना करना है, आंसर है एनी 4, एनी 4, जाना है क्या, एनी 4। फिर यहाँ लिखो ईच क्वेश्चन, यहाँ लिख लो ईच क्वेश्चंस will be asked in a block of 20 marks, in a block of 20 marks। चिप्स कॉफी जो भी है, डन है क्या, राइट। और यहाँ लिखे ना 20 मार्क्स कैन बी सेग्रीगेटेड, कितना, 7 मार्क, 7 मार्क एंड 6 मार्क। हाँ कि ना। नाउ 7 मार्क कैन बी फर्दर सेग्रीगेटेड, कितना, 4 मार्क एंड 3 मार्क। डन है क्या? एंड 4 मार्क कैन बी फर्दर सेग्रीगेटेड, कितना, 2 मार्क एंड 2 मार्क। समझ गए? तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन विल बी, पेपर विल लुक्स लाइक। डन। 15 मिनट का ना, यहाँ भी मिलता है एकदम। लेकिन देखो मैं आप लोग को अभी ये लाइन बोलने से बोलने का मन नहीं था, बट मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आपका नॉर्मली जो एग्जाम टाइमिंग है दैट इज इन आफ्टरनून रहता है, कितना, 2 से 5, ठीक है ना। आपका जो एग्जाम टाइम रहता है कितना रहता है, 2 से 5। अब सुनो,
2 से 5 में मैं ये बोलता हूँ कि आपको भले ही पेपर 15 मिनट पहले मिल जाएगा, आप उसको रीड कर लोगे, राइट। एंड हाउ टू यूटिलाइज दैट 50 मिनट्स, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के डालता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या काम करना है। मतलब मैं नॉर्मली आपको बोलूंगा, बट मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो पेपर भले ही 3 घंटे का है, बट आपको टारगेट करना है कि आपको अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। कितने घंटे में? आप सोचो ही मत कि 3 घंटे का टाइम है। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? रीजन है इसके पीछे का। सबसे पहला रीजन, आपका वो लोग बीच में डिस्टर्ब करेगा, सिग्नेचर, आपका अटेंडेंस, तो कम से कम 10 मिनट तो लोग खाएगा ना। और कहीं आपके आसपास में कोई गंदा लड़का बैठ गया या लड़की बैठ गई, मतलब कि मान लो जहां पे साइन आपको करना था उसने उसने साइन कर दिया, झमेला आ गया ना। अटेंडेंस साइन आपको करना है ना, किसी और ने कर दिया, तो हे गलती हो गया, अब उसके काम से हम अलग हाँ के ना, तो आपका उसमें 10 मिनट जाएगा, राइट। दूसरी बात, जब मैं पेपर पहले खत्म कर लूंगा ना, तो मेरे पास टाइम रहेगा उसको देखने का कि मैंने क्या क्या लिखा, क्या क्या हुआ, जाने क्या। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली करके आओ, तो ये आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं 3 घंटे में करना है, तब तो भाई लास्ट मिनट आपका टाइम ही नहीं बचेगा, आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्या छूटा नहीं किया, समझे क्या, राइट। या मान लो आपने प्रॉपरली सब कुछ लिख लिया, या लास्ट में आपने सुनना, जो पेपर पे भरते हैं ना, फिल करते हैं ना, आप वो प्रॉपर फिल नहीं कर पाए, सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना। तो ये आप नॉर्मली कब कर पाओगे? जब आप पहले करोगे, राइट। एंड इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब पेपर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। भैया इज इट कंपलसरी कि मैं पहला 1 बनाऊं? एकदम भी नहीं भाई साहब। अब 6 से स्टार्ट करो, ये सुनना, 6 का सी करूं, एकदम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना? तो उसके पैटर्न क्या है, कैसे लेंगे, मैं बताऊंगा, चापत तो डन, खत्म। अब चलिए, अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई वुड आस्क एवरीवन, क्या आप लोग के मन में कुछ सवाल है जो आपको पूछना है? कि मेरे मन में कुछ सवाल है, बात करके मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा आज, ठीक है ना? बताओ ना, क्या आपके मन में कुछ सवाल है जो कुछ जानना है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो, मेरे मन में सवाल है भाई, आपसे शेयर करते हैं। आपको सीए क्यों बनना है? अरे भैया मनी, राइट। अच्छा, डू यू नो एक सीए बनने के बाद में मिनिमम पैकेज कितना है? 35 क्या? ये दीदी, आप सीए की बात कर रहे हो ना? इंटरमीडिएट पे? नहीं नहीं नहीं, मत बोलो, हम क्वालिफाइड सीए की बात कर रहा हूँ। अगर आप सीए बन गए, कितना कमाओगे? दीदी इतना भी नीचे बताओ, 50,000 के लिए हम सीए करेंगे, कितना करेंगे? क्या दीदी, मैं दीदी, आप तब पुराने जमाने में हो तो, राइट। अब सुनो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप 10 to 12 या 50 बोल रही है वो किसी सीए को नहीं कमाते हैं, सीए कमाता है, वो भी कमाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप सीए कैसे बनते हो। नॉर्मली स्टार्टिंग पैकेज जो लास्ट गया है दैट इज 18 लाख रुपीज, कितना? 18 लाख रुपए। जी हाँ, एवरेज पैकेज 18 लाख रुपए का है। अब एक बात और समझो, फिर मिनिमम कितना रहा है? मिनिमम पैकेज बाद लास्ट अटेम्प्ट में 11 लाख है, कितने का? 11 लाख का। अब सुनो, 11 लाख उसका होता है जो ससुरे ने आर्टिकल सिर्फ प्रॉपर नहीं किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप सीए इंटर पास करते हो, तो आपको 2 साल का आर्टिकल सिर्फ ट्रेनिंग करना होता है, पता है ना? अब वो ट्रेनिंग विल डिसाइड कि आपका पैकेज 6 लाख का बनेगा, 10 लाख का बनेगा, या आपका 20 लाख का बनेगा, या फिर 50 लाख का बनेगा। ये डिपेंड करता है। समझ रहे मेरी बात? हाँ कि ना? मतलब ये भी होता है कि आप सीए कैसे बनते हो। भाई साहब सुनो, इंडिया में एट प्रेजेंट पूरा पूरा अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख के आसपास में सीए है। अगर मैं आपसे बोलूं 10 सीए का नाम बताओ, आप बोल पाओगे क्या? टेल मी नेम ऑफ 10 सीएस, कैन यू टेल मी? नो, यू कांट। आपकी जुबान पे 3-4 नाम होगा जो फेमस में है, जैसे बताओ, शार्क टैंक वाला, ये नाम बताओ। अमन गुप्ता, बोलो हाँ कि ना? राघव, राघव चड्डा, नाम सुने हो ना? आपका एमएलए, हाँ कि ना? इवन क्या नाम है, कौन जो मिनिस्टर है, उनके नाम भूल रहा हूँ, उनका सब नाम राघव ही। हाँ हाँ, नंदिनी अग्रवाल, राइट। मतलब बिना सुना आप 4-5 बोल पाओगे, राइट। जो टीचर को जानते हो तुम उसके बारे में नॉर्मली बोल पाओगे।
बट बट ये जो सीए आप जिसका नाम लिए अभी, ये लोग तो भाई सब करोड़ों में कमाता है, ये तो ये लोग भी है। क्या इन्होंने कुछ कुछ अलग किया है क्या? असल कुछ अलग तो है इनमें। मतलब क्या? पहला, आर्टिकल सिर्फ ऑनेस्टी से करो, जितना ज्यादा फील्ड में नॉलेज ले सकते हो ले लो। समझ पा रहे हैं मेरा बात? दूसरा चीज, जब आपका एग्जाम खत्म होता है तो आप रिलैक्स मत करो, रिजल्ट का वेट मत करो। इन दैट पीरियड ट्राई टू लर्न सम न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल नाउ वर्ड जो चल रहा है एआई, एआई तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन ऑडिटिंग टर्म्स, उसको सीखो। मेरा बात समझ पा रहे हो क्या? दैट इज व्हाट द थिंग्स कैन डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट? क्योंकि देखो सीए ये भी बनेगा, सीए भी बनेगा। अगर एक सीए ऐसा है जो नॉर्मली उसका पैकेज मिल रहा है 20 लाख 25 लाख रुपए। मेरे एक भैया है अनुपम भैया, नाउ ही इज इन इंडोनेशिया, राइट? वो खुद सीए हैं, उनकी जो वाइफ वो भी सीए हैं। जस्ट एस्टिमेट लगाओ, वो भी इंडोनेशिया में है, उनका पैकेज कितना होगा? हाँ? भाई ऊपर जा रहे हैं। मैं किसी एग्जाम्पल लूं तो पक्का अच्छा होगा। ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, 1 करोड़ 10 लाख। जी हाँ, एक्स्ट्रा नहीं, 10 लाख तो किसी को एग्जाम का मिलता है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो उनका भी पैकेज है, और जो भाभी है ना, उनसे उनका भी ज्यादा है, 1.2 CR, राइट? एंड नाउ डे जो इंस्टीट्यूट ने जो जो सिलेबस डिजाइन किया है ना आप लोगों के लिए, आप आराम से इंडिया छोड़ के बाहर जा सकते हो और अच्छे पैकेज में जा सकते हो। पता है ना, ऑलमोस्ट आप 55 कंट्रीज में जाकर अपना अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हो, यू नो ना? हाँ कि ना? तो भाई साहब जब पैसे मिलेंगे तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे हम? और पैसे कब मिलेंगे? जब आपको चीज आती होगी ना। जो चीज आपको आता ही नहीं है वो कैसे मिलेगा भाई? समझ आ रहा है मेरी बात? राइट? तो ये भी मुझे बोलना था कि भाई साहब जो मोटिवेशन मेन बोलो क्या है, पैसे कमाना, राइट? बहुत सारे सीए हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका जो अर्निंग तुम सुन के पागल हो जाएगा। उनके पास अंधा, पता है अंधा पैसा, अंधा पैसा है, और वो सिर्फ सीए है, ओनली सीए है, राइट? अब एक बात और होता है, आप लोग से मैं पूछूं, सीए काम करता क्या है? यू शुड हैव नॉलेज ना, कि अगर मान लो कल जाके आपसे कोई पूछ दे आप सीए कर रहे हो, तो पूछो क्यों कर रहे हो, तब बताओगे ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। दूसरा चीज, सीए का काम क्या है? समझ ना, बताओ सीए करता क्या है? जिस कोर्स में आए हो जानो उसके बारे में, तब ना सभी को इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ जी वो काम करता क्या है, तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा। ऑडिटिंग करता है, कैसे ऑडिट करता है? टैक्स फाइल अलग हो गया, ऑडिटिंग अलग हो गया। क्या सुन? ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, लेकिन कैसा होता है? ऑडिटिंग अकाउंट्स का भी होता है, ऑडिटिंग टैक्स का भी होता है। अरे समझे मेरा बात? हाँ कि ना? अकाउंट्स ऑडिट डिफरेंट, टैक्स ऑडिट डिफरेंट, और ये दोनों सीए कर सकता है। अकाउंट्स में टैक्स ऑडिट सीए कर सकता है। इवन अकाउंटिंग का जो काम है, जो रिकॉर्डिंग का काम है, वो भी आपका सीए करता है। अरे समझ पा रहे हो? साथ में ऑडिटिंग भी सीए करता है। दूसरा, आईटीआर जो बोर्ड हो, इनकम टैक्स रिटर्न लगाना, जीएसटी रिटर्न लगाना, राइट? या इन सब का ऑडिट करना। टैक्स ऑडिट नाम सुने हो क्या? नॉर्मली टैक्स ऑडिट क्या है ना, कि सारे कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, कुछ रेस्पेक्टिव कंपनी है जिनको बोला गया कि आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। उनका एक कुछ क्राइटेरिया है टर्नओवर को लेके, उस अकॉर्डिंग वो करना पड़ता, नहीं तो नहीं करना पड़ता है। हाँ कि ना? तो जो टैक्स ऑडिट है वो नॉर्मली कौन करेगा? सीए करता है। अकाउंट्स ऑडिट में कौन करेगा? सीए ही करेगा। वर्ड सुनना, अकाउंट्स ऑडिट सीए ही करेगा, और टैक्स कौन है? सीए भी करता है। मतलब क्या? सीएस भी करता है, सीए में भी कर सकता है। कौन सा? टैक्स ऑडिट। सेम एज जो आपका कॉस्ट ऑडिट है, वो कौन करेगा? कौन करेगा? सीए में ही करेगा। सीए में ही मतलब क्या? सिर्फ सीए में करेगा? क्या सीए कर सकता है क्या? ना। समझा क्या? क्या सीए में जो है टैक्स ऑडिट कर सकता है क्या? बोला हाँ। भैया अगर ऑडिट मान लो सेक्रेटरियल ऑडिट है, बोलो क्या है? सेक्रेटरी ऑडिट। वे क्या होता है? ये वो चेक करता है कि कंपनी के अंदर में जितना भी, जो लॉ में पढ़ाऊंगा आपको, एक जो मैं पढ़ाऊंगा जितना भी, क्या ये प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना। भाई जितने भी कंपनियां हैं उनको एज पर द कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, उनको कंप्लायंसेस फुलफिल करना पड़ेगा ना। अरे बोलो हाँ कि ना? जैसे मान लो हम लोग को आईटीआर को फाइल करना है, उसका भी ड्यू डेट है ना, उसका भी कैसे फाइल करना, प्रोफोर्मा है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग करोगे ना। जाने क्या, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो आपको जो पेनाल्टी देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो उसके लिए जो ऑडिट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय क्वालिफाइड सीएस इन प्रैक्टिस।
क्या मेरी बात समझे? यानी क्या? अगली बात एक और, जब आप लोग सीए बनोगे तो टेक्निकली आपके पास में मैं बोलूंगा 3 ऑप्शन होते हैं। 3 वे कौन कौन से? एक, आप तो अगर आपके मान लो किसी के पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड जो सीए हैं, किसी पेरेंट्स कोई सीए हैं? नहीं, अंकल चाचा ताऊ हैं? कौन है? मामा है? ओके, वेरी गुड। उन क्या करते हैं, जॉब करते हैं कि प्रैक्टिस में है? जॉब करते हैं। 25 मिनट सीए हैं, ओके। अब सुनो, हो सकता है जैसे मैंने लास्ट बैच में बहुत जन था जिसके ऑलरेडी पेरेंट्स सीए थे एंड दे आर प्रैक्टिसिंग सीए, तो उनके पास क्या है ना कि बना बनाया क्लाइंट है, पापा का क्लाइंट मेरा क्लाइंट। बोलो हाँ कि ना? तो आई एम गोइंग टू टेक अ वर्ड ना, बोलो हाँ कि ना? तो पहला क्या है कि आप सीए इन प्रैक्टिस, मतलब क्या, आप एक प्रैक्टिसिंग सीए बनोगे, राइट? और एक बात ध्यान रखना, ऑडिटिंग कैन ओनली बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो सीए इन प्रैक्टिस में है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो भाई जॉब करो तो अपना तुम जॉब करोगे ना, आप ऑडिट यानी क्या, क्योंकि जब आप क्वालिफाइड सी बनोगे ना तो आपको जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना वो बोलता है कि अब आप मेरे मेंबर बन गए। अभी आप उसके कौन है, स्टूडेंट हो, सीए बन गए, आप उसके मेंबर बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सीओपी। क्या मिलेगा? सीओपी। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ कि ना? जब आप प्रैक्टिसिंग सीए हो तो ये आपको मिलेगा, अगर जॉब में हो तो ये आपको कहना क्या, हाँ भी हम जॉब में फिर भी हमको चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ कि ना? लेकिन आप ऑडिटिंग वगैरह का कंडीशन है जो आप नहीं कर सकते। मेरा बात समझे? तो पहले मैंने क्या बोला, आप प्रैक्टिसिंग सीए बनोगे, मतलब आप अपना क्लाइंट जुटाओगे, अपना खुद का सब काम करोगे, है ना? क्या अगला क्या है, आप जॉब में जाओगे, बोलो हाँ कि ना? जो मैंने पैकेज की बात किया। अगला बोलो क्या है, बताओ ना आंसर है, आप अपना खुद का बिजनेस करोगे। या चौथा आजकल नया चल रहा है, बोलो क्या? सीए बन गए, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग, राइट? मे भी आप लोग हो सकता है यार आप में से कोई आने वाले टाइम पे जिसको अच्छा कोई से प्यार प्यार हो जाए, बोले हम पढ़ाएंगे, यू यस यू कैन डू दैट। अरे बोलो हाँ कि ना? तो दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? अब सुनो, प्रैक्टिस में आपका काम जो मैंने बोला, क्या क्या काम करोगे? जीएसटी का, ऑडिटिंग का, इनकम टैक्स का एंड बहुत सी चीजें और भी जो आप करोगे, मतलब जैसे क्या, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे। अब एक बात बताओ, मान लो ये दीदी मेरे पास आ रही बोली भैया मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास में 10 करोड़ रुपए है। हमने तो क्या है, बोली भैया ये बताओ मुझे बिजनेस करना है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं? बोलो हाँ कि ना? तो ऐसा भी तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो ना, कि जो आपके पैसे हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, जो आपका उस पर अर्निंग या अमाउंट होगा उस पर आपका कुछ परसेंटेज नॉर्मली रहता है। बोलो हाँ कि ना? तो दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? इतना ही नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप देते हो, अंडर राइटिंग का भी काम करते हो, सुन रहे हो क्या? ये सारे मतलब कि मल्टीपल काम है। अब आपको करना है डिसाइड कि आपको कौन से फील्ड में जाना है और कैसे काम करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे सीए करता क्या है, समझा पाओगे ना? क्योंकि बहुत को पता ही नहीं भाई, मैंने देखा है सबसे लोग सीए बन जाते हैं बट उनको पता नहीं कि कौन कौन सा काम है जो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, जिसको पता ही नहीं वो काम कैसे करेगा। बोलो हाँ कि ना? तो इसलिए मैंने डे वन इसको लेके बात कर लिया, राइट? है ना मेरा बात? चलिए, अब तो मैं सभी पास जाऊँ ना, आप लोग के मन में कुछ डाउट तो नहीं है ना? चलो तो इन लोग से बात कर लो। तो सर बीकॉम वाले क्या करते हैं? भाई साहब आपके लिए मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है। सुनो मैं आपके लिए बोलता हूँ, सुनो, मैंने एक लाइन आपके लिए बोला, क्या लगता है आप लोग क्वालिफाइड सीए होने के बाद में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने जाओगे क्या कंपनी का? कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, वेजेस टू कैश, आप ये करने जाओगे क्या? तो ला गए हो। एक बात थोड़ा और सुनो, अभी आप लोग अकाउंट्स बनाओगे, क्या बोला? अकाउंट्स बनाओगे, आपको कुछ टाइम बाद अकाउंट्स पढ़ने आना चाहिए। अकाउंट्स पढ़ तो रहे हैं, पढ़ना बनाने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अकाउंट्स पढ़ना, अकाउंट्स बनाना बहुत फर्क है। जो सिर्फ बीकॉम करके आते हैं ना वो सिर्फ अकाउंट्स को क्या करेंगे, सिर्फ बनाएंगे, मतलब कौन सा, जो बोलते हैं ना जो क्लेरिकल वर्क, जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, ये उनका काम है। किसका? बीकॉम वाले का, जिसके लिए रखा जाता है। तो हाँ कि ना? भाई बीइंग अ क्वालिफाइड से डू थिंक आई एम गोइंग टू डू अ लाइक जर्नल एंट्री टिक 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 टिक, पागल हो? एग्जाम भी मैं नहीं करने वाला, तो मैं अकाउंट्स को पढ़ने वाला हूँ, मतलब क्या, अकाउंट्स को देख के एनालाइज करने वाला हूँ। अरे मेरा बात समझे क्या? अगर मेरे सामने किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आ गया
तो एनुअल रिपोर्ट को देख के, हर आइटम को देख के मुझे क्या देखना है और अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, बताना पड़ेगा ना। बोलो हाँ कि ना, तो दैट इज व्हाट गोइंग आई विल डू। बोलो हाँ कि ना, मैं ये उसको बनाने वाला नहीं हूँ। हाँ, लास्ट में जब सब रेडी होगा ना, तो मैं वहां पे साइन करूंगा विथ माई मेंबरशिप नंबर, राइट। और बिना मेरे साइन का दैट डॉक्यूमेंट कॉल्ड एनुअल रिपोर्ट इज नॉट वैलिड। समझे क्या, राइट। तो दैट इज व्हाट आई विल डू। क्या मैंने बात समझे, हाँ कि ना। तो भाई साहब कभी भी कोई सीए अकाउंटिंग जर्नल एंट्री मारता नहीं है। हाँ, अगर वो भाई साहब उसका क्वालिटी, तो भाई साहब एक्सेप्शन हर जगह है, राइट। लेकिन नॉर्मली सीए सब काम नहीं करता है, क्या ना क्या, जाना मेरी बात। चलिए हटाओ भाई साहब, अब मैं अपना सिलेबस पे आ रहा हूँ, अब मैं इसलिए बात नहीं करूंगा, राइट। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो अगले बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए हटाओ, दैट इज इट। अब चलिए लॉ। तो लॉ मैंने बता दिया, लॉ बोले क्या होता है। लॉ मीन्स कौन सा, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसके लिए, फॉर द सिविलाइज सोसाइटी, क्यों, टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। अब एक तो जब मैं वर्ड लॉ बोलता हूँ बेटा, तो इसके अंदर में बहुत सारे और भी एलिमेंट कवर किए जाते हैं, बहुत सारे। जैसे लॉ के अंदर में आपका एक्ट आता है, कौन सा भैया, आपका एक्ट आता है, एक्ट। अभी बात की ना मैंने, यहाँ देखो कौन सा, ऐसे मैंने बोला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, बात किया ना, ये सारे एक्ट करी से ये लॉ के अंदर में आते हैं। क्या लॉ के अंदर में आते हैं भाई, ठीक है। इतना ही नहीं, जब मैं लॉ बोल रहा हूँ, इसके अंदर में आपके पास में जितने भी रूल्स आते हैं, भैया रूल्स क्या होता है, एक्ट इज डिफरेंट, रूल्स इज डिफरेंस। अगला भैया जितने भी आपके रेगुलेशंस हैं, ये भी आपके अलग होते हैं। वे दोनों अलग होता है क्या, अरे हाँ, दोनों एकदम अलग है, रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है, एक्ट अलग है। उतना ही नहीं, आपके जितने भी ऑर्डिनेंस है, कौन सा भैया, ऑर्डिनेंस, ये अलग होता है। जब मैं लॉ बोलता हूँ, कौन सा, एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएगा, आपका रेगुलेशन भी आएगा, ऑर्डिनेंस भी आएगा। इतना ही नहीं, आपका यहाँ पे बाइलॉज भी आएगा, बाइलॉज भी आएगा। एंड एक और चीज आता है, बोलो कौन सा, ऑर्डर। बोलो कौन सा भैया, ऑर्डर। अब सुनो, जब मैं लॉ बोलता हूँ तो मैंने कितना एलिमेंट बोला आपके लिए, 6, कितना बताओ ना, 6 एलिमेंट। कौन कौन सा, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। साथ में बोलना, जब मैं लॉ बोलता हूँ तो लॉ में कितने एलिमेंट, 6। बोलो कौन कौन सा, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। फिर से बोलना, जब लॉ बोला क्या आएंगे, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। ध्यान है क्या, ये 6 एलिमेंट आते हैं। अब सुनो एक एक करके कि कौन सा आइटम कौन बनाता है, कौन बनाता है। पहला एक्ट जो है ना, एक्ट विल ऑलवेज बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पहले सुन लो ध्यान से, एक्ट हमेशा बोलो पास कौन करेगा, पार्लियामेंट। कौन होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब कौन सा, बोथ द हाउस ऑफ द कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जो पार्लियामेंट हाउस है ना, वहां पे पास होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्ट। हाँ कि ना। अब सुनो, अगर कोई भी आपका एक्ट जो बनता है वो पार्लियामेंट बनेगा। अब सुनो, अगर पार्लियामेंट बना ना, तो दैट एक्ट इज गोइंग टू बी अप्लाई होल ऑफ कंट्री, कौन सा, पूरे कंट्री के लिए। लेकिन क्या ऐसा कोई एक्ट है जो आपका स्टेट बनाए, आंसर है हाँ, स्टेट भी बना सकता है, राइट। भैया अगर स्टेट बनाएगा तो स्टेट कहाँ बनाएगा, आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर में। कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में नॉर्मली वो बनाएगा। मतलब अगर पूरा देश के लिए कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, स्टेट के लिए कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान है क्या। एक बात और भैया, जो रूल्स है ये कौन बनाएगा, रूल्स है ये कौन बनाएगा, अच्छा रूल्स नॉर्मली वो बनाता है कहीं से पार्लियामेंट के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर जो देश का लॉ है उसके रूल बोलो कौन बनाएगा, सीजी, मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो एक्ट मेरा स्टेट का है तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ कि ना। भैया रूल्स में होता क्या है, देखो बहुत ऐसा होता है ना, जो एक्ट बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ कुछ एलिमेंट गवर्नमेंट मिस कर देती है, छूट गया। हाँ कि ना। तो वहां पे ना आपको एक वर्ड दिखाई देगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब लॉ पढ़ेगे ना, आप जब पढ़ोगे ना, तो विल सी मेनी प्लेसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जहां भी लिखा है ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसके जो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा वो कौन करेगा, बाय द रूल्स। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या गई बात भेजे में, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने बोला एक्ट बोलो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन किसके लिए, फॉर द सेंट्रल लेवल। स्टेट के लेवल कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा, एक्ट। डन है क्या। अब सुनो, अगर एक्ट के अंदर में ऐसा कोई भी एलिमेंट है, बोलो कौन सा, एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वहां पे जो प्रिस्क्राइब करने का काम करेगा वो कौन करेगा,
ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए सेंट्रल, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। यानी क्या? अगली बात बोलो कौन है? रेगुलेशन। अब सुनो, हमारे देश में ना बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी है। बोलो क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। तो जब रेगुलेटरी बॉडी जब अपने आप के लिए जितने भी रूल्स बनाती है तो बोलो कौन है? रेगुलेशन। एग्जांपल दे दो, सेबी नाम सुने हो? हाँ कि ना? तो सेबी का नॉर्मली काम क्या है? असल स्टॉक मार्केट को रूल करना। तो भाई स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा उसके लिए कौन क्या बनेगा? रेगुलेशन। वो कौन बनाएगा? सेबी। हमारे देश में कौन मार्केट है? मनी मार्केट। उसको रूल कौन करता है? बोलना, उसको रूल कौन करता है? आंसर है आरबीआई। बोलो हाँ कि ना? तो आरबीआई मनी का सर्कुलेशन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसके जो लॉ बनाएगा नॉर्मली कौन बनाएगा? आरबीआई, बाई पासिंग कौन सा? रेगुलेशन। यानी क्या? एक बार और सुनो, जब इंस्टीट्यूट हमारा है आईसीआई, आईसीआई विल डिसाइड ना कि इस बार एग्जाम कितने पेपर का होगा, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, समझ पा रहे हो क्या? राइट। अपर एग्जाम कितने टाइम्स होगा, ये सारे डिसीजन के लिए जितने भी जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? आईसीआई। तो आईसीआई क्या बनाएगा? रेगुलेशन। क्या बनाएगा? रेगुलेशन। अब सुनो, ये जो बनाया गया लॉ किसके लिए? बच्चों के लिए। बोलो हाँ कि ना? तो आईसीआई खुद कैसे काम करेगा? फॉर द क्या? सेल्फ गवर्नेंस। उसके लिए क्या बनाएगा? अच्छा, उसके लिए पास होगा आपका बाईलॉज। क्या पास होगा? बाईलॉज। वर्ड सुनना, अगर आपका रेगुलेटरी बॉडी सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो लॉ बनाएगा बोलो क्या है? बाईलॉज। बोलो क्या है? बाईलॉज। लेकिन अपने स्टूडेंट्स या अपने कम्युनिटी के लिए बनाएगा वो बोलो क्या है? रेगुलेशन। क्या आपकी बात गई भेजे में? हाँ कि ना? अगली बात बोलो कौन है? ऑर्डिनेंस। अब सुनो, ऑर्डिनेंस सुना क्या आपने कि ऑर्डिनेंस पास हो गया है? सुना कैसा वर्ड? ऑर्डिनेंस मतलब क्या? आंसर है ऑर्डिनेंस जो नॉर्मली एक ऐसा, सुनना, जैसे मान लो देश में अगर ऐसा टाइम आ गया जहां पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है, और वहां पे देश में से कुछ कांड हो गया जिसके लिए नया लॉ चाहिए। अब उस टाइम पे जब पार्लियामेंट है नहीं तो लॉ कौन बनाएगा? तो बोला सुनो भाई साहब, उस केस में प्रेसिडेंट के पास में ये पावर दिया गया है कि काम करो, आप इमरजेंसी में लॉ बना लो। तो अगर कोई भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी में लॉ बनाते हैं, वो जो बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट तो पूरे देश के हैं, बोलो हाँ कि ना? तो पूरे देश के जो पास करेंगे वो कौन पास करेंगे? प्रेसिडेंट। बट अगर कोई इमरजेंसी स्टेट में है तो तब गवर्नर। तब कौन बनेगा? गवर्नर। क्या मेरा बात गया भेजे में? मैं फिर से बोलूं, मैंने ये बोला कि अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ गया और उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमरजेंसी लॉ चाहिए, तो वहां पे कौन आएगा सामने? प्रेसिडेंट। किसके लिए? पूरे देश के लिए। अगर स्टेट में तो कौन आएगा? गवर्नर। बोलो हाँ कि ना? एक बात और, ऑर्डिनेंस जो है ना ये आपका एक तरह का टेम्पररी लॉ है, मतलब एक बार बन गया तो परमानेंट नहीं रहने वाला। आज बना है ना, आंसर है हाँ, आने वाले सर्टेन टाइम के बाद में ये नहीं रहेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे कि जैसे ही आपका पार्लियामेंट सेशन में आएगा ना, उसके 6 सप्ताह, कितना? 6 वीक्स के अंदर में आपको न्यू लॉ बना लेना पड़ेगा उसके जगह पे। हाँ कि ना? 6 वीक्स खत्म, ये आपको लॉ ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। क्या आप मेरा बात समझे? अगर आपसे कोई बोले कि ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड है, वैलिडिटी कितना दिन है? 6 वीक्स। कहां से? फ्रॉम द डे जिस दिन आपका हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा सभा ऑपरेशन में आ चुका है। ध्यान है क्या? ठीक है। अगला बोलो क्या है? ऑर्डर। अब सुनो, ऑर्डर नॉर्मली कौन देता है? सुना है? ऑर्डर ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट। कौन है भैया? कोर्ट। अरे बोलो हाँ के ना? अब सुनो, हमारे देश में कोर्ट अलग अलग है, राइट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर मैं थोड़ा सा और डिग जाऊं तो कहीं से सिविल कोर्ट, सुना है? क्रिमिनल कोर्ट। अरे बोलो हाँ कि ना? तो हर कोर्ट का अलग अलग है। तो कोर्ट हमेशा नॉर्मली क्या देगा? ऑर्डर पास करेगा। अच्छा, हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं कौन सा लॉ बता? बिजनेस लॉ। अब सुनो, जो मैं वर्ड बोलता कि भाई सब्जेक्ट के लिए नाम क्यों बोल रहा हूँ, अब सुनो, बिजनेस के लिए जो लॉ है ना, राइट, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस लॉ। अब सुनो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस के लिए अगर कितना भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन से कोर्ट में जाएंगे? अच्छा, उसके लिए अलग हमारा कोर्ट है। कौन? एनसीएलटी। कौन है भैया? एनसीएलटी। नाम सुनो क्या? नेशनल कंप्लेंट ट्राइब्यूनल। क्या बोलेंगे? नेशनल कंप्लेंट ट्राइब्यूनल। एक बात, एनसीएलटी जो है ना हमारे लिए हाई कोर्ट है। अब सोचो, हाई कोर्ट में आपने कोई कोर्ट केस किया है, राइट? अब जजमेंट वहां से आ गया, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आप क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट ना। सेम कहानी यहां भी है। अगर एनसीएलटी में मैंने कुछ काम किया, जजमेंट आ गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रेमेडी, देन मैं क्या करूंगा? एनसीएलटी। इसका ऊपर कोर्ट कौन? एनसीएलटी। कौन सा? नेशनल कंप्लेंट एपीलेट ट्राइब्यूनल। उसके पास में जाके अपना फिर सुनवाई करूंगा। बोलो हाँ कि ना? तो बिजनेस के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन है? एनसीएलटी। हाई कोर्ट कौन है? एनसीएलटी।
क्या मेरा बात समझे क्या? हाँ कि ना? तो ये आपके लॉ के अंदर में आते हैं। क्या हर पॉइंट समझ पाया? कोई दिक्कत है? बोल। बाई लॉ सुनो, मैंने बोला जब आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी, कौन बोला? रेगुलेटरी अथॉरिटी, जब अपना सेल्फ गवर्नेंस के लिए वो खुद काम कैसे करेगा, अगर जो लॉ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? बाई लॉज। यानी क्या? जैसे मैंने बोला कि मान लो आईसीआई इंस्टीट्यूट हमारा अगर लॉ बना रहा है कि भाई साहब आप लोग का एग्जाम कैसे होगा, वो नॉर्मली बोलो क्या है? रेगुलेशन। अरे बोलो हाँ कि ना? बट आईसीआई के अंदर में आईसीआई का प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा? अरे बोलो हाँ कि ना? अगर हर जोन का जो आपका चेयरमैन है वो कैसे चुने जाएंगे, उसके जो लॉ बनाएगा वो क्या रहेगा? बाई लॉज। समझे मेरा बात? क्या बोल रहा हूँ? नहीं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो लोग रूल्स देंगे ना, क्या देंगे भैया? रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि बाई लॉज। है क्या? बाई लॉज बोलो कौन करे हमेशा? आंसर है रेगुलेटरी बॉडी। अब वो चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे आपका सेबी हो, चाहे आपका आईसीआई हो, आईसीएसआई हो, चाहे कोई भी आपका रेगुलेटरी बॉडी जो वहां पे आता है ना क्या? यस यस दे कैन। नहीं नहीं, दे कैन। जैसे मान लो अगर मान लो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, राइट? अब लगता है कि नहीं नहीं जो बनाया है ना अच्छा बनाया है, अब उसी को रेटिफाई करके अप्रूव कर देगा, भेंट कर लेगा। मतलब क्या? मतलब पक्का से उसको पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा। मतलब कहने से अल्टीमेट लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट है। ऑलवेज बिना उसके बोले काम नहीं होगा। समझे क्या? क्लियर है मेरी बात? क्या बोलते हो? मैं सबको एक्सप्लेन करा दूंगा एक बार। लिखो, ये तो आपने हेडिंग डाली है ना? पहला वर्ड लिखो एक्ट। एक्ट में लिखो एक लाइन, लिखो एक्ट इज अ लॉ। ऐसे लिखो, एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ। एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ। एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ which is passed by which is passed by parliament, which is passed by parliament। ब्रैकेट में लिखना फॉर सेंट्रल, फॉर सेंट्रल, ठीक है ना? which is passed by parliament, ब्रैकेट में क्या लिखा? सेंट्रल। आके ना? एंड एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ स्टेट। लिख लो, ब्रैकेट लिखना इन द केस ऑफ स्टेट। स्टेट जाना क्या? पॉइंट नंबर 2 लिखिए रूल्स। देखिए, rules is a type of law, rules is a type of law, rules is a type of law which is prescribed by, which is prescribed by central government, central government or state government, or state government or state government for their respective acts, for their respective acts। देन पॉइंट नंबर 3 लिखिए रेगुलेशन। ओ दीदी, ओ दीदी समझ पा रहे हो? ठीक है ना? चलो पॉइंट नंबर 3 लिखिए रेगुलेशन। बोलो, देखिए, रेगुलेशन इज a type of law, regulation is a type of law which is prescribed by, which is prescribed by a regulatory authority or a regulatory body, or regulatory body। एग्जाम्पल लिख लो, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई एटसेट्रा। है ना? क्या अगला बोलो कौन है? ऑर्डिनेंस ना? देखिए ना, ऑर्डिनेंस।
सेम लिखिए, ऑर्डिनेंस इज अ टाइप ऑफ लॉ, ordinance is a type of law ordinance is a type of law issued by which is issued by president president or governor president or governor as the case may be as the case may be president or governor as the case may be in case of emergency in the case of emergency इसमें एक लाइन और लिखना एक्चुअली इट इज अ टेम्पररी लॉ actually it is a temporary law क्या नहीं क्या नेक्स्ट लिखो बोलो कौन है बाइलॉज लिखिए बाइलॉज इज अ टाइप ऑफ लॉ bylaws is a type of law is a type of law which is issued by a regulatory body which is issued by a regulatory body which is issued by a regulatory body for self governance for self governance for self governance ठीक है फाइन लास्ट वन ऑर्डर देखिए order is a type of law order is a type of law which is issued by adjudicating authority order is a type of law which is issued by adjudicating authority for example NCLT फुल फॉर्म लिख लो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल स्पेलिंग में बोल दूं क्या TR ट्राइब्यूनल का ना TRIBUNAL ट्राइब्यूनल TRIBUNAL ट्राइब्यूनल नेशनल का भी बोलो NATIONAL नेशनल ठीक है ना कंपनी लॉ COMPANY LAW ठीक है ट्राइब्यूनल जाना क्या एक और लिख लो एनक्लैट NCLAT इसका भी लिखो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल APPT LLETTE अपीलेट ट्राइब्यूनल ठीक है ना एक और लिख लो कॉमा में स्पेशल कोर्ट्स सम स्पेशल कोर्ट्स एटसेट्रा इसके अलावा कुछ और भी होते हैं स्पेशल कोर्ट्स जो अपना ऑर्डर इशू कर सकते हैं क्या नहीं क्या नहीं प्रेसिडेंट मैंने क्या बोला बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इशू करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कौन जिसके पास में एक सुप्रीम पावर दिया गया है अब वो नॉर्मली किसी पास होता है जुडिशरी के पास में जाना है क्या मैं अभी बात करने वाला हूँ लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो लॉ के नॉर्मली तीन मेन पिलर हैं कितना पिलर हैं जिसके ऊपर लॉ पूरा बेस है अगर ये नहीं तो आपका लॉ भी नहीं हाँ कि ना और इनके बिना लॉ भाई चलाना रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है हाँ कि ना वे कौन कौन से अभी मैं बात करूंगा पहले ये बोलो यहाँ तक मेरी बात समझे राइट ऑर्डर मतलब मैंने ये बोला और हाँ ध्यान रखना ऑर्डर विल ऑलवेज बी इश्यूड बाय कौन सा मैंने बोला कोर्ट्स हाँ कि ना अब कोर्ट जब भी ऑर्डर करेगा ना तो ध्यान रखना किसी पार्टिकुलर पर्सन को लेके ऑर्डर करता है अगर जिसने गलती किया उसको लेके इशू करेगा ना नोटिस आएगा तो उसके लिए आएगा ना अरे बोलो हाँ कि ना मतलब कौन सा इट विल बी ऑलवेज कौन सा पार्टिकुलर कि हाँ जी इसको लेकर ना मतलब क्या स्पेसिफिकली नॉर्मली रहने वाला है डन दैट इज व्हाट ऑर्डर हाँ कि ना लेकिन अगर कोई एक्ट बना है वो सबके लिए है हमारे लिए भी है आपके लिए भी है सबके लिए बराबर है डन है क्या जैसे जीएसटी है तो टैक्स आप भी दोगे टैक्स मैं भी दूंगा अरे बोलो हाँ कि ना बट मान लो और अगर कोई पेनाल्टी है तो ऑर्डर की जाएगा ना कि हाँ जी तुम पे करोगे समझे मेरा बात एक काम कीजिए एक मिनट लीजिए
पूरा पॉइंट को एक बार रीड कर लीजिए, अगले पॉइंट पे फिर मैं आता हूँ जल्दी से। तो जोर से थोड़ा ये फैन बंद करना प्लीज। सुनना, बाहर भैया मिनट में तो बुलाना उनको एक बार। फैन बंद करना। हाँ, अब बोल, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ जी, एकदम एकदम एकदम। देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के लिए एक हायर अथॉरिटी है, मैं सुप्रीम में आ गया, राइट? तो जितना ऑर्डर देगा ना, दैट विल बी बाइंडिंग टू द एवरी हाई कोर्ट्स जो इंडिया में है। हाँ कि ना? अभी कितने हाई कोर्ट है? 25, राइट? जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं आने वाले इसी चैप्टर में, आपका आईआरएफ के चैप्टर है, उसमें प्रॉपर हम लोग बात करने वाले हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, क्या काम है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब बात करेंगे। इवन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या है उसको भी लेके बात करेंगे। क्या ना, क्या कितने हैं, क्या काम करेंगे, कौन से थ्रू जजमेंट देंगे, क्या समझ आता है बात? चलिए, अगर समझ गए तो अब एक बार थोड़ा सा एक लाइन और लिखिए, मैं अपने पहले बोल रहा हूँ, लिखिए ना, लिखिए। लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट, अगर रेड पेन है तो रेड पेन से लिखना, ठीक है ना? लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट दैट एस्टेब्लिश्ड, law passed by parliament that establish core responsibility, core responsibility and corporate environment responsibility. Law passed by parliament that establish core responsibility and corporate environment responsibility mandatory, mandatory। हाँ बोलिए। कॉर्पोरेट, COR, कॉर्पोरेट मीनिंग नहीं, क्या बोला मैंने? कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, मैंडेटरी, डन। इसका मीनिंग आपको समझे कि नॉर्मली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लॉ पार्लियामेंट के थ्रू जितने भी लॉ पास होते हैं, वो आपका एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्रिएट किया जाता है फॉर द एवरीवन जो हमारे देश में है। तुम थोड़ा सोचो, जैसे दीदी ने को मैंने बोला थप्पड़ मारूंगा तो क्या बोला इन्होंने, मैं कोर्ट में जाऊंगी, बोलो हाँ कि ना? तो अगर इनके पास ये फंडामेंटल राइट्स है, तो कहीं से इनके पास में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है। मतलब ऑटोमेटिकली अगर देखो जितना भी राइट्स है ना, उसके पीछे पक्का कुछ ड्यूटीज भी है। जैसे मान लो आप लोग बोलते हो ना कि मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि मैं लिख करके दे, भाई साहब अगर आप अगर उनकी ड्यूटी है तो ड्यूटी बदले में तो आपकी भी है। अरे बोलो हाँ कि ना? जो ड्यूटी है उनके लिए तो राइट्स भी है ना, बोलो हाँ कि ना? तो सेम कहानी बोलना चाह रहे हैं कि जो लॉ है ना, ये एक्चुअली हर पर्सन को कुछ कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में क्या ऑब्लिगेशन जो आपको फुलफिल करना होता है। इवन जनरल कोर्ट्स में और इवन कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। कॉर्पोरेट मतलब कौन सा? इन द लॉ ऑफ कंपनीज, राइट? जितने भी कॉर्पोरेट मतलब कौन सा? जो इसमें कंपनी, आपके LLP सबको कवर किया जाता है। तो आपका कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट कैसे रखना है, उसके लिए भी आपके ऊपर ड्यूटी आती है। जाने क्या, जैसे आप लोग आगे जाओगे तो यू विल गेट टू नो कॉर्पोरेट कल्चर में ना बहुत सारे अपने खुद के रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे वीमेंस को लेके ताकि उनको कोई हैरेस नहीं करे, बोलो हाँ कि ना? तो उसके लिए सेपरेट लॉ बनाया गया है कि अगर वीमेंस है तो फैक्ट्री में या कहीं पे काम कर रही है ना, तो उसको ये टाइमिंग अलॉट किया गया, उसके बाहर आप काम नहीं कराओगे। अगर उसके ऊपर में काम कर रहे हो, जैसे मान लो नाइट ड्यूटी वीमेंस के लिए अलाउड नहीं है, अगर अगर वो फिर भी करवा रहा है कंपनी, तो ही हैज टू टेक परमिशन, सॉरी इट हैज टू टेक परमिशन, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। समझे क्या? हाँ कि ना? तो ऑटोमेटिकली जो लॉ है मतलब कौन सा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, और अगर कोई काम कर रहा है तो आपको वो गारंटी लेना पड़ेगा, कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। क्या ये बात समझ आ रही क्या? हाँ कि ना? जैसे कि शाम को 7 बजे के बाद वीमेंस को यू कैन नॉट कीप एट द ऑफिस, 7 बजे के बाद आप काम करना अलाउड नहीं है आपके लिए।
बोलो हाँ कि ना, एज पर द लॉ, एज पर कौन सा लॉ जो नॉर्मली बताता है, राइट? तो ये ऑलरेडी बोला गया है, तो यू कैन फॉलो ना, हाँ कि ना, तीसरी बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए काम। एकदम इलीगल हो गया, लॉ 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 बोलता ही नहीं है, मैंने बोला था वीमेंस के लिए 7 PM, उसके बाद आप नहीं रख सकते ऑफिस में, इट्स नॉट, राइट? उतना ही नहीं दीदी, बहुत सारे लॉ में बात की गई है। अगर मैं, चलो मैं थोड़ा सा, मैं जब जा रहा हूँ तो मैं आपको एक लाइन और बोलता हूँ आपके लिए, बोलो क्या? अगर कोई भी पर्सन है ना, दिन के 9 घंटे ज्यादा काम करा ही नहीं सकते हो। 24 घंटे में कितने घंटे? 9 घंटे। यू कैन नॉट लाइक एम्प्लॉय को रख लो कि 9 घंटे के अलावा 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, नो, जस्ट 9 आवर्स मैक्सिमम, उससे कम कर लो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, करने के लिए लॉ में अलाउड नहीं है, राइट? अब जैसे लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप करो ना, राइट? बट मैक्सिमम लोग अपना खुद के लिए काम करते हैं, ना कि किसी कंपनी के लिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं अभी स्टेज में हूं, मैं दिन का अगर बात करूं तो मैं 14-15 घंटे मैं पक्का काम करता हूँ, इवन कभी कभी ज्यादा भी होता है, राइट? जैसे कि मान लो अभी कुछ टाइम पे ITI का डेट आने वाला है, तो मेरा फॉर्म भी है, CA फॉर्म भी है, तो मैं वहां भी मेरा सब कुछ होता है, तो उस टाइम पे मेरा वर्किंग जो है, जो मेरा क्लास तो है ही भाई, आई कैनॉट कैंसिल द क्लास, क्योंकि मेरा ये बोलते ना, तो पढ़ाना मेरा प्यार है, आई जस्ट लव इट, राइट? तो सोचो ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं काम करूंगा, बट अगर मुझे और भी काम करना है तो वैसे अब उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, so दैट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्स कंपनी में एंड ऑल, राइट? तो कंपनी के लिए अलाउड नॉर्मली नहीं है। इवन उतना ही नहीं, आपको हर 10 दिन में, कितना, 10 दिन में अपने एम्प्लॉय को कम से कम एक छुट्टी देना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो लॉ में बताया गया है, राइट? तो ऑटोमेटिकली बोलो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको फॉलो करना चाहिए, डन, सिंपल सी बात। अब सुनो मेन बात, बोलो कौन सा, जो बात किया, 3, ऐसे बोला पिलर्स ऑफ लॉ, 3 पिलर्स ऑफ लॉ, ये क्या है 3 पिलर्स में, थोड़ा समझो। अरे यार, आज क्या हो गया, तुम लोग श्राप रहा है क्या हमको? चलो, 3 पिलर्स ऑफ लॉ, बोलो कौन कौन सा? तो एक आता है आपका सबसे पहला एग्जीक्यूटिव, बोलो कौन है भैया? एग्जीक्यूटिव। दूसरा आता है आपका लेजिस्लेटिव, बोलो कौन है भैया? लेजिस्लेटिव। एंड द थर्ड वन विल बी जुडिशियरी, बोलो कौन है? जुडिशियरी। बिना इन तीन के आपका लॉ चलेगा ही नहीं, ये पिलर है, ये नहीं तो लॉ भी नहीं। भाई कौन कौन सा? पहला एग्जीक्यूटिव, और कौन सा? लेजिस्लेटिव, और कौन सा? जुडिशरी। भैया सबका अपना अपना काम होगा, आंसर है हाँ। पहला बात, एग्जीक्यूटिव का भी काम क्या है, तो सुनो, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ बनाता है, क्या बोला? जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव इज दैट हु मेक लॉ, हु मेक्स लॉ, हु मेक्स लॉ। अब आप बताओ, लॉ कौन कौन बनाता है, जल्दी बोलो, लॉ कौन कौन बनाता है? भैया आपने देखा, गवर्नमेंट मत बोलो दीदी, प्रॉपरली स्पेशलाइज हो जाओ, बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, अरे बोलो हाँ कि ना। अब वहां पे बोल सकते हो, कौन बताओ? आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, अरे बोलो हाँ कि ना, एटसेट्रा, राइट? एकदम रेगुलेटरी बॉडीज, ये लोग बोलो कौन है? एग्जीक्यूटिव है, बोलो कौन है? ये एग्जीक्यूटिव है, राइट? तो मैंने क्या बोला? एग्जीक्यूटिव वो है जो लॉ बनाता है। अब इसमें सारे लोग यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे, हाँ कि ना? अगला बोलो कौन है? मैं लेजिस्लेटिव, भाई इसका काम ये है ना कि लॉ जो बना है, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो वो काम बोलो किसका है? एग्जीक्यूटिव का। क्या लेंगे? टू इम्प्लीमेंट लॉ, टू इम्प्लीमेंट लॉ, इम्प्लीमेंट करने का जो अथॉरिटी है वो बोलो किसका काम है, बताओ? लेजिस्लेटिव का, टू इम्प्लीमेंट लॉ, बोलो हाँ कि ना? एक बात आओ, हमारा जो लॉ है, बोलो कौन सा लॉ है? कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, बोलो हाँ कि ना? तो इसके लिए जो आपका आता है, बोलो कौन है? असल हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है, MCA, नाम सुने हो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है भैया? मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट? तो ये उनकी ड्यूटी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना। कौन है भैया? MCA, भैया फुल फॉर्म बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ध्यान है क्या भैया? सेम चीज, अगर मान लो भैया कुछ और बिल है,
तो वो लोग अप्लाई करवाएगा, हाँ कि ना। भाई एक मन में सवाल आ रहा है, एमसीए का हेड कौन होता है, इसको रेगुलेट कौन करेगा? अब सुनो, एमसीए का हेड एट प्रेजेंट जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। एंड टेक्निकली हमेशा जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वही आपका एमसीए का हेड भी होता है। क्या मेरा बात समझे? मान लोगे, राइट। चलिए अगला चीज, जुडिशरी। वे कौन है, ऐसे काम क्या है? अब सुनो, जुडिशरी वो होता है जो लॉ को इंटरप्रेट करता है और जजमेंट पास करता है। क्या बोला? लॉ को इंटरप्रेट करेगा और जजमेंट पास करेगा। भैया इंटरप्रिटेशन मतलब ऐसा क्यों? समझो मैंने क्या बोला, लॉ की अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ पे जो नॉर्मली वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर इंग्लिश और जनरल इंग्लिश। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मान लो कोई वर्ड है, जैसे मान लो सुनना, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, अगर मैं लिखता हूं आपका एक्ट, सुनो यहाँ पे, ये मैंने बोला एसीटी एक्ट और मैंने बोला एसीटी एक्ट, ये दोनों सेम है क्या? दोनों अलग अलग है। लेकिन बाहर के लिए जो अभी तो आप लोग होता है, दोनों अलग अलग है ना। आंसर है हाँ। वे क्यों? ये एसीटी जो एक्ट है ना, ये आपके लॉ के नाम को दिखाता है, और जो एसीटी एक्ट है, ये एक्ट है ना, ये आपकी हरकतें, जैसे मतलब हाउ कुड यू एक्ट लाइक दिस, मतलब क्या आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा, योर बिहेवियर। अरे बोलो हाँ कि ना। तो क्या दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होगा क्या? नहीं। तो कहाँ पे वर्ड का क्या मीनिंग होगा, उसके जो इंटरप्रेट करेगा बोलो कौन आएगा? जुडिशरी। हाँ कि ना। ये नहीं कि आप अपने मन से किसी वर्ड को लेके अपने मन से कुछ भी इंप्लीमेंट या इंटरप्रेट कर रहे हो, यू कैन नॉट डू सो। समझे मेरा बात? तो यहाँ पे लिखी क्या है, टू इंटरप्रेट, टू इंटरप्रेट एंड पास जजमेंट। डन है क्या? अच्छा भाई इसमें कौन कौन आएगा? मैंने बोला एनसीएलटी हमारे लिए, और कौन सा? एनक्लैट और एनी स्पेशल कोर्ट्स व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। डन। यहाँ पर लिखो कौन सा है, एनसीएलटी, एनक्लैट एटसेट्रा। आई नो मेरा हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, समझ में नहीं है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है ना। बट रीडेबल तो है ना, पढ़ पा रहे हो ना? चलो। नहीं, कहीं नहीं। मैंने क्या बोला, हमारे लिए बोलो कौन है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? एनक्लैट ही। एनसीएलटी आपके लिए हाई कोर्ट, एनक्लैट आपके लिए कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताओ ना, हमारे देश में 146 करोड़, 140 मत बोलो, 146 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। डेली अगर बात करें तो बहुत, तो बोले तो करोड़ों केस तो होते होंगे ना ऑलमोस्ट, राइट। किसी ना किसी का हर जगह कुछ ना कुछ केस फाइल होते होंगे। डू यू थिंक कि भाई साहब ये पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट इसमें भी डील करे? समझ पा रहे हो, राइट। तो भाई साहब स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जजमेंट के लिए उसके लिए अलग कोर्ट ही बना दिए गए, दैट इज व्हाट, एनसीएलटी एंड एनक्लैट। हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर आपने मर्डर किया, अब वो केस सेंटर में थोड़ी जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, वो हाई कोर्ट में ही जाएगा। जाना है क्या वो चीजें? अब सुप्रीम कोर्ट अगर आपने ध्यान दे तो सुप्रीम कोर्ट मेनली जो डील करता है बोलो किसमें? क्रिमिनल केसेस में। कौन सा? क्रिमिनल केसेस में जो होता है ना हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें डील करता है। या ऐसा कोई कोर्ट केस हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई 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 जजमेंट दिया, सॉरी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, बट उसमें जो पार्टी है वो आपको सेटिस्फाई नहीं है। जैसे मान लो मैंने अभी कुछ दिन पहले कोर्ट केस देखा था कि पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था एक नेता को, मतलब बोला था कि नहीं नहीं ये केस में बरी कर दिया था। बोला हाँ कि ना। अब वो जो नेता थे वो छूट गए थे, बट जो जिसने केस किया था वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को 10 साल का कैद दे दिया, जाओ जेल में रहो। तो दैट कैन बी डन, राइट। तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट फॉर द बिजनेसेस एंड ऑल। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग के मन में कोई दिक्कत है और दुविधा? जाना क्या, राइट। तो सुनो, आज के लिए हमारा जो पहला पहला केस है, सॉरी पहला पहला जो क्लास है, आज के लिए बस इतने रखते हैं, ठीक है। आई होप हम लोगों ने 2 घंटा प्रॉपर किया एंड आप लोगों के साथ बोरिंग नहीं लगा, इंटरेस्टिंग है। मेक लॉ, ये वाला क्या, टू इम्प्लीमेंट लॉ, इम्प्लीमेंट। एसजे बोल रहे हैं व्हाट इज अ ट्राइब्यूनल। ए बेटा अभी तो मैंने बोला ट्राइब्यूनल इज अ कोर्ट, बोलो क्या बताओ, ये कोर्ट है, ठीक है ना, जो नॉर्मली बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को डील करता है, ठीक है ना।
जैसे मान लो आप लोगों ने अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया, राइट, और आपको उस प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? कंज्यूमर। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कोर्ट किस कहाँ जाएगा? बिजनेस को लेके एनसीएलटी में। कंपनी जितने भी है अपना कोर्ट कहाँ पे देखती है? एनसीएलटी में। जो आपका सीएस होता है ना, जो सीएस बनते हैं ना, एक्चुअली दे आर व्हाट? कॉर्पोरेट लॉयर। हाँ कि ना? एक्चुअली लॉयर मत बोलो, लायर बोलो, बट थिंग इज, बट थिंग इज नॉर्मली बोलो क्या है? लॉयर है जो कि कॉर्पोरेट में डील करते हैं। हाँ कि ना? अब वो कहाँ पे जाएंगे? उनके लिए जो कोर्ट है बोलो कौन सा है? एनसीएलटी है। हाँ बोलो। है। तो आज के लिए हमारा इतने रहता है। आप लोग से एक ही गुजारिश है, जो मैंने कराया जस्ट एक बार आई व्यू देके आना। एक बात और, जितना आज हमने बात किया, हमारे एग्जाम्स में हमारे सिलेबस से कोई वास्ता नहीं है। तो ये सब मैंने आपके लिए एक बेस रेडी किया, ताकि जब मैं आपको आगे ये सब वर्ड यूज करूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब का वर्ड आपका आएगा एज मी प्रिस्क्राइब, जैसे बोला मैंने, तो आपको ध्यान दिखेगा एज मी प्रिस्क्राइब। आप क्या बोलोगे? भैया यहाँ पे ना सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। बोलो हाँ कि ना? जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉ, ये मैं नॉर्मली आपको समझाया बताया। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीजें बेसिक कोई नहीं बताता एट दिस लेवल, बट मैं बताता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ले भी पाओगे और आप लोग समझ भी पाओगे, राइट। एंड अगर ये आप समझ पा रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपको इसमें एक अलग बोलते नहीं, जो दोस्त आएगा कि हाँ जी इसको अच्छे से मजा आएगा, पढ़ के मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो चलिए फॉर टुडे इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड